अब हमारा चैप्टर यूनिफॉर्म फ्लो। यूनिफॉर्म फ्लो क्या होता है, जैसे कि मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। यूनिफॉर्म फ्लो में फ्लूइड की करेक्टरिस्टिक है, जैसे हो गया आपके पास डेप्थ ऑफ फ्लो, वेलोसिटी एंड डिस्चार्ज विद रिस्पेक्ट टू स्पेस क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म फ्लो। जैसे मैंने यहाँ पे आपको शो कर रखा है, मतलब एग्जांपल से, जैसे ये माना कोई चैनल है, इसमें फ्लो कर रहा है, तो मतलब हर सेक्शन पे विद रिस्पेक्ट टू स्पेस क्या होगा, y1 इक्वल टू y2 इक्वल टू y3 इक्वल टू y4 इक्वल टू yn, जितनी भी डेप्थ होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। फोर प्रिज्मेटिक चैनल, ठीक है, प्रिज्मेटिक चैनल, जैसे कि मैंने प्रिज्मेटिक चैनल के लिए भी आपके पास बता रखा है। प्रिज्मेटिक चैनल क्या होता है, अगर कोई भी चैनल का क्रॉस सेक्शन थ्रू आउट द लेंथ क्या है, कांस्टेंट हो, मतलब यूनिफॉर्म हो, उसे बोलते हैं प्रिज्मेटिक चैनल। इफ y इक्वल टू कांस्टेंट, खुद बताओ, जब जब डेप्थ कांस्टेंट होगी तो क्या होगा, एरिया भी कांस्टेंट होगा। ओके, जब एरिया कांस्टेंट तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगी। ओके, एरिया कांस्टेंट, डेप्थ कांस्टेंट, वेलोसिटी भी कांस्टेंट, तो उस केस में a1 b1 इक्वल टू a2 b2, यानी कि डिस्चार्ज क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो डिस्चार्ज जब कांस्टेंट होगा, और एक बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूनिफॉर्म फ्लो में, आपने याद रखना है, यूनिफॉर्म फ्लो में जो हमारे पास एनर्जी स्लोप होती है, एस मतलब एनर्जी स्लोप, एस डब्ल्यू मतलब वाटर स्लोप, एस नॉट मतलब बेड स्लोप, तो ये जो तीनों है वो इक्वल होती है। क्या क्या, एस एफ का मतलब क्या होता है, एनर्जी स्लोप, एस डब्ल्यू का मतलब वाटर स्लोप, एस जीरो मतलब एस नॉट मीन्स बेड स्लोप, वो तीनों कांस्टेंट रहते हैं, उसको ही बोलते हैं यूनिफॉर्म फ्लो। ठीक है, इन यूनिफॉर्म फ्लो डब्ल्यू साइन थीटा मतलब मोटिवेटिंग फोर्स यानी ग्रेविटी फोर्स इक्वल टू एफ एफ, ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक है, ग्रेविटी फोर्स, सॉरी, ग्रेविटी फोर्स है जिसके कारण मतलब फ्लो होता है किसी भी चैनल में, डब्ल्यू साइन थीटा इक्वल टू होता है फ्रिक्शन फोर्स के बराबर होता है, ये आपको याद रखना, डब्ल्यू साइन थीटा इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स। अब खुद बताओ जरा, यूनिफॉर्म फ्लो में एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होगा, जीरो। एक्सेलरेशन जीरो होगा तो, लेकिन एक्सेलरेशन क्या होता है, हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन इक्वल टू डीवी बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को एक्सेलरेशन कहते हैं। जब ये कांस्टेंट मतलब जीरो है, ऑब्वियस सी बात, जब ये जीरो है, डीवी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, जीरो। इसका दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दो तो बी इक्वल टू क्या था, कांस्टेंट, मतलब वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट यहाँ पे, जब एक्सेलरेशन जीरो होगा। अब यूनिफॉर्म फ्लो इज पॉसिबल, और ये एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो यूनिफॉर्म फ्लो पॉसिबल होगा वो किस में होगा, अगर कोई चैनल सफिशिएंटली क्या है, लार्ज है, अगर कोई चैनल सफिशिएंटली लार्ज है तभी यूनिफॉर्म फ्लो पॉसिबल है। कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी, अगर हम वेलोसिटी का कैलकुलेशन करते हैं, और एक बात और भी, यूनिफॉर्म फ्लो मैंने बता दिया पॉसिबल कहाँ है, अगर हमारे पास चैनल क्या हो, सफिशिएंटली लार्ज होगा, तो उस केस में यूनिफॉर्म फ्लो पॉसिबल है। अगर चैनल शॉर्ट होगा, मतलब छोटा होगा, उस केस में यूनिफॉर्म फ्लो पॉसिबल नहीं है। कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, पहला फॉर्मूला होता है चेजिस इक्वेशन। ओके, चेजिस इक्वेशन v इक्वल टू क्या होता है, सी रूट आर एस नोट, जैसे कि आर को आर जानते हैं आप क्या होता है, हाइड्रोलिक रेडियस है, एस नोट क्या है, बेड स्लोप है। तो सी इक्वल टू, अगर हम चेजिस कांस्टेंट निकालना पड़ा, मतलब निकालना पड़ा कभी, तो हमारे पास चेजिस कांस्टेंट बोल सकते हैं, चेजिस कोफिशिएंट बोलते हैं, तो हमारे पास क्या होता है, रूट 8g बाई एफ है। ओके, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सी इक्वल टू रूट 8g बाई एफ, एफ क्या है, फ्रिक्शन फैक्टर है, और वॉल शेयर स्ट्रेस क्या है, गामा आर एस नोट, गामा क्या है, रो जी, मतलब रो डेंसिटी इनटू ग्रेविटी, और आर कितना है, हाइड्रोलिक रेडियस, एस एफ वेट। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो जितना भी मैं बताऊंगा, मतलब यूनिफॉर्म फ्लो के बाद वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद है कटर्स इक्वेशन। कटर्स इक्वेशन क्या होती है, कटर्स इक्वेशन एक तरह से क्या है, इंपिरिकल इक्वेशन है, जिसकी हेल्प से हम सी को फाइंड करते हैं। हाँ, और एक बात और है, सी की अगर कोई पूछता है यहाँ पे यूनिट क्या, वो क्या होगी, डायमेंशन, तो डायमेंशन होगी इसकी एल की पावर 1/2 टी, आप निकाल भी सकते हैं, देखो उधर एल क्या वेलोसिटी की क्या होगी, एल टी की पावर -1, ठीक है, जब एल टी की पावर -1 है, और एक आर रेडियस मतलब हाइड्रोलिक रेडियस की डायमेंशन क्या होती है, मीटर, यानी मीटर क्या एल की पावर 1/2, जब 1/2 उधर जाएगा तो एल की पावर 1/2 ये बचेगा, तो ये ध्यान रखना। ये कभी भी ऐसे पूछ सकते हैं, क्या है कि एल की पावर 1/2 टी, ये है हमारे पास किसकी, सी की डायमेंशन। अब कटर्स इक्वेशन है, कटर्स इक्वेशन ये इंपिरिकल इक्वेशन है सी को फाइंड करने की, ठीक है, वो क्या होती है, सी इक्वल टू 1/n प्लस 23 प्लस 0.00155 बाई एस नॉट, मतलब बेड स्लोप, बाई 1 प्लस 23 प्लस 0.00155 बाई एस नॉट एन बाई रूट आर। ओके, ये आपको याद रखना है, ये मतलब इसको कैलकुलेट करने में कभी काम आते हैं, ऐसे ज्यादा तो ये याद करने की जरूरत नहीं है, ये याद रखना है अपने, ये और ये वाला फॉर्मूला, और एक और बताऊंगा मैं अभी, ठीक है। शेयर वेलोसिटी क्या होती है, शेयर वेलोसिटी बोलते हैं वी स्टार इक्वल टू क्या होता है, रूट टाउ नॉट बाई रो, रूट टाउ नॉट बाई रो का मतलब क्या होता है, शेयर स्ट्रेस बाई डेंसिटी,
शेयर स्ट्रेस बाय डेंसिटी इक्वल टू क्या था, वी रूट एफ बाई जी। एफ क्या है, फ्रिक्शन फैक्टर, बाई जी नहीं, ये 8 होगा, ये 8 होगा, क्या है, वी वेलोसिटी है, एफ बाई 8। ये ध्यान रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला फॉर्मूला भी, क्या है, किसकी, शेयर वेलोसिटी की। अब वेजिन्स फॉर्मूला क्या है, वेजिन्स फॉर्मूला सी इक्वल टू क्या है, 157.6 बाई 1.81 प्लस एम बाई रूट आर। आर क्या, हाइड्रोलिक रेडियस, आर हमारे पास है हाइड्रोलिक रेडियस, और एम है कोई भी कोफिशिएंट है जो कि मतलब अगर आपको न्यूमेरिकल दिया होगा तो न्यूमेरिकल में दिया होगा आपको ना, वो कुछ भी इसकी वैल्यू हो सकती है, आपको दिया होगा अगर सी की वैल्यू क्या है पता है। अब ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, सी की वैल्यू अगर कैलकुलेट करनी हो तो सी इक्वल टू 157.6 बाई 1.81 प्लस, ये भी इंपेरिकल इक्वेशन है, एम बाई रूट आर। अगर सी की वैल्यू निकालनी हो तो एम की वैल्यू दी होगी क्वेश्चन में, ओके। अब मेनिंग्स इक्वेशन, मेनिंग्स इक्वेशन v इक्वल टू 1 बाई एन आर की पावर 2 बाई 3 एस की पावर 1 बाई 2। अब जो ये मेनिंग्स इक्वेशन में स्लोप है, ये होती है हमारे पास एनर्जी स्लोप। बहुत सारी फैकल्टी या कॉलेज में जो टीचर्स होते हैं वो इसको जनरली क्या बोलते हैं कि बेड स्लोप है, ये मतलब एस नॉट है। ये एस नॉट नहीं है, मेनिक्स ने मतलब ऐसा कोई नहीं दिया था जो कि मतलब बेड स्लोप से रिलेटेड, उन्होंने बताया था कि ये जो है ये एनर्जी स्लोप है। हम ले लेते हैं इसमें क्या, एस नॉट हम ले लेते हैं, क्योंकि यूनिफॉर्म फ्लो के केस में हमें पता है कि यूनिफॉर्म फ्लो अगर होगा तो एनर्जी स्लोप, बेड स्लोप एंड वाटर स्लोप क्या होती है, तीनों कांस्टेंट मतलब बराबर होती है, इक्वल होती है, तभी हम इसको एस नॉट ले लेते हैं। तो एस नॉट लिख लेते हैं यहाँ पे, तो v इक्वल टू 1 बाई एन आर की पावर 2 बाई 3 एस नॉट की पावर 1 बाई 2, ओके। तो अब c इक्वल टू क्या होता है, अब c ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो ये इक्वेशन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इससे जो रिजल्ट आते हैं चेजिस की कंपेयर में क्या होते हैं, एक्यूरेट होते हैं। कौन से, v इक्वल टू 1 बाई एन आर की पावर 2 बाई 3 एस नॉट की पावर 1 बाई 2, ओके। c इक्वल टू क्या होता है, r की पावर 1 बाई 6 बाई n। अगर c कांस्टेंट निकालना हो, c निकालना हो तो c और n में रिलेशन क्या है, मतलब चेजिस कोफिशिएंट एंड मेनिंग्स कोफिशिएंट के बीच रिलेशन क्या है। कभी भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि अगर n दिया हो, r भी दिया हो आपको, या ये दिया होगा, c हो दिया होगा, चेजिस कोफिशिएंट दे रखा होगा आपको, या फिर मेनिंग्स कोफिशिएंट दिया होगा आपको, तो आपने कैलकुलेट करना है किसकी वैल्यू, हाइड्रोलिक रेडियस या वेटेड पेरीमीटर, कुछ भी पूछ सकता है। तो c इक्वल टू r की पावर 1 बाई 6 n होगा, ओके। c का ही एक फॉर्मूला दूसरा भी है, c इक्वल टू था अंडर रूट 8 g बाई एफ। 8 क्या है, g, 8 तो क्या कांस्टेंट है, ये प्रूव कर सकता हूं मैं इन दोनों इक्वेशन से। एक तो था चेजिस वाली इक्वेशन, चेजिस इक्वेशन क्या होता है, v इक्वल टू सी रूट आर एस, उससे और इसको दोनों को सॉल्व करके ही आता है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान देना है कि c इक्वल टू क्या होता है, c इक्वल टू होता है रूट 8 जी बाई एफ, ओके। तो आपको ये चीज ध्यान देना है सारा। इसका अगर आप बोलोगे कि ये कितना इंपॉर्टेंट है तो मैं बताऊंगा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये एक्सप्रेशन। इस पे भी क्वेश्चन मतलब कई बार पूछे गए, जैसे एसएससी में तो पूछे ही जाते हैं कि सी इक्वल टू रूट 8 जी बाई एफ, ओके। अब इसके बाद है मेनिक्स कांस्टेंट, जो मेनिक्स कांस्टेंट है जो एन की वैल्यू है, तो हम कैसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। स्ट्रिकलर्स इक्वेशन होती है, स्ट्रिकलर इक्वेशन एन इक्वल टू होता है d50 की होल पावर 1 बाई 6 बाई 21.1। ये पहला फॉर्मूला, ये मॉडिफाइड नहीं था, ठीक है, अब मॉडिफाइड हो गया, मॉडिफाई करके जो फॉर्मूला आ गया n इक्वल टू d50 की होल पावर 1 बाई 6 बाई 24। तो ये मॉडिफाइड है, ओके। मॉडिफाइड में कौन सा है, d50 पावर 1 बाई 6 बाई 24। अब d50 क्या है, बेड पार्टिकल साइज है, थ्रो बीच क्या है, 50% ऑफ द मटेरियल विल पास। एक तरह से बेड पार्टिकल क्या है कि 50% का मतलब होता है, 50% का मतलब d50 का मतलब क्या होता है, बेड पार्टिकल साइज है थ्रू विच 50% ऑफ द मटेरियल विल पास, 50% मटेरियल पास हो रहा है, जिससे मेयर्स इक्वेशन क्या होती है, मेयर्स इक्वेशन n इक्वल टू d90 की होल पावर 1 बाई 6 बाई 26, d90 की होल पावर 1 बाई 6 बाई 26। एक बार इसमें गेट में क्वेश्चन पूछा था, शायद इसी में पूछा था या इसमें पूछा था, मुझे याद नहीं, लेकिन दोनों में से एक से क्वेश्चन पूछा था कि कुछ कुछ d50 दिया होता या d90 दिया था, फिर बताया कि वेलोसिटी निकालो, तो आपको पता है यहाँ से n की वैल्यू निकल जाएगी, वहां करनी थी। अब देखो मोस्ट एफिशिएंट चैनल सेक्शन, अब मोस्ट एफिशिएंट चैनल सेक्शन आ गया, अब वो पार्ट आ गया जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। हम देखते हैं कि अगर मोस्ट एफिशिएंट चैनल की बात करें तो 70 टू 75% कॉस्ट ऑफ लाइनिंग होती है, ठीक है। जब हम कोई भी चैनल डिजाइन करते हैं तो इतनी कॉस्ट क्या होती है लाइनिंग की। अब कोई भी चैनल मोस्ट इकोनॉमिकल कब कहेंगे हम, अगर कोई भी चैनल मोस्ट इकोनॉमिकल तभी होगा अगर वेटेड पेरीमीटर क्या होगा, मिनिमम होगा। अगर वेटेड पेरीमीटर मिनिमम होगा, वेटेड पेरीमीटर मतलब
वो बाउंड्री जो कि लिक्विड के कंटेंट में, वो बाउंड्री जो कि वाटर के कंटेंट में, अगर वो कम है, मिनिमम है, तो क्या बोल सकते हैं हम कि डिस्चार्ज कैरिंग कैपेसिटी क्या होगी, ज्यादा। जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं, अगर मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँ, इसको मैं सॉल्व करूँ, इस मैनिक इक्वेशन को सॉल्व करूँ, अब आप मत बता देना कि मतलब एस नोट आपने क्यों लिखा। आपने तो अभी बोला था एस एफ, मैंने इसलिए लिखा क्योंकि यूनिफॉर्म फ्लो में एस नोट और एस एफ क्या होता है, इक्वल होता है। अब देखो जरा, इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो यू वन बाई एन आएगा, ए की फॉर 5/3। इन दोनों को सॉल्व कर, क्योंकि ए है, ये हमें पता है कि आर इक्वल टू क्या होता है, हाइड्रोजन रेडियस इक्वल टू क्या होता है, ए बाई पी। तो सॉल्व करके मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ पी की पावर 2/3, एस नॉट की पावर 1/2। आप खुद बताइएगा, ये सारी चीज तो क्या है, कांस्टेंट है, ये सारी चीज आपको कांस्टेंट दिख रही है, मतलब जो डिस्चार्ज कैरिंग कैपेसिटी वो किस पे डिपेंड करे, डिस्चार्ज सॉरी वेटेड पेरीमीटर पे। अब हम चाहते हैं कि डिस्चार्ज कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा हो, मतलब और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट यानी एक्सकेवेशन कॉस्ट कम हो, तो हम क्या करेंगे कि इसको वेटेड पेरीमीटर को हमें कम करना होगा। अगर ये चीज कम हो जाएगा, ऑब्वियसली बाई डिस्चार्ज कैरिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी, जो कि हमारे लिए सही है। अब दूसरे, among all the shape of for a given area of flow सेमी सर्कल हैज अ मिनिमम पेरीमीटर, ठीक है। सेमी सर्कल का कोई भी मतलब शेप है, तो उसमें सेमी सर्कल का जो वेटेड पेरीमीटर होता है हमारे पास कितना होता है, सबसे कम होता है, ये ध्यान रखना। हम बोल सकते हैं उस केस में ये देख लिखा है, जैसे वेटेड पेरीमीटर क्या होता है, सेमी सर्कल, ये सारी चीज मैं बताऊंगा, बस आपने ये ध्यान देना है। अब देखते हैं मोस्ट इकोनॉमिकल सर्कुलर चैनल, मोस्ट इकोनॉमिकल सर्कुलर चैनल। अब देखते हैं हम क्या, मोस्ट इकोनॉमिकल सर्कुलर चैनल, मोस्ट इकोनॉमिकल सेमी सर्कुलर चैनल। देखो जरा, सेमी सर्कुलर मतलब सेमी सर्कल, ओके, अर्धवृत्त। जैसे हम जानते हैं कि अर्धवृत्त के अगर परिधि बोले तो क्या होता है, 2πr, और उसकी रेडियस कितनी होती है, r, डायमीटर क्या होता है, 2r। उसी तरह से इसमें क्या है कि यहाँ पे मैं डेप्थ क्या मानिए, y मानिए, ओके, जहां रेडियस थी वहां मैंने y मानिए, ओके। अगर मैं किसी भी सर्कल को काट देता, इस तरह से काट देता, बीचों बीच काट देता, तो क्या ये रेडियस प्लस रेडियस क्या होता है, 2r। तो ऐसे ही क्या, y प्लस वाई 2y हो गया। तो अगर एरिया की बात करें, मतलब मोस्ट इकोनॉमिकल सेमी सर्कुलर चैनल केस में एरिया की बात करें तो पाई वाई स्क्वायर बाई 2 होता है, ठीक है। पेरीमीटर की बात क्या है, पाई वाई बाई सेम है, जैसे मतलब सर्कल का होता है। अब आप खुद बताइएगा पेरीमीटर क्या होता है इसका, 2πr ना, टोटल की परिधि बोलते हैं 2πr अगर पूरा सर्कल होता है, लेकिन यहाँ पे तो क्या होगा, बट्टे टू मीन पाई वाई हो गया। और ऐसे टॉप ब्रेथ क्या है, आपको दिख रही 2y। आपको एक बात इसमें तो एक बात ध्यान रखनी, टॉप ब्रेथ 2y, उसके रिस्पेक्ट में आप सारी चीज निकाल सकते हो। देखो r इक्वल टू a बाई पी है, वेट पर y/2, d इक्वल टू, हाँ, ये जो a है, एरिया है, p, हर हर सेक्शन में जितने भी सेक्शन है मैं बोलूंगा, मैं बार बार नहीं बोलूंगा, a का मतलब एरिया, इकोनॉमिकल एरिया, जिस जिस बेस पे जो ये क्रॉस सेक्शन है वो क्या है, मोस्ट इकोनॉमिकल है। ए क्या है, एरिया, पी क्या है, वेटेड पेरीमीटर, टी हो गया टॉप विड्थ होगा, ठीक है, आर होगा हाइड्रोलिक रेडियस, डी हो गया हाइड्रोलिक डेप्थ, ओके। तो सारे इसमें जो भी मैं यहाँ पे चैनल बताऊंगा उसमें सब चीज में यही होगा, एरिया मतलब जो सारे वो डेजिग्नेशन है इसमें सेम रहेंगे, ओके। तो एरिया क्या होगा, पाई वाई स्क्वायर बाई 2, पी इक्वल टू पाई वाई बाई, ओके, टी इक्वल टू 2y, और आर इक्वल टू क्या होगा, ए बाई पी, y/2, डी इक्वल टू हाइड्रोलिक डेप्थ ए बाई टी इक्वल टू पाई वाई बाई 4। सेक्शन फैक्टर क्या होता है, रूट ए क्यू बाई टी। मोस्ट इकोनॉमिकल रेक्टेंगुलर चैनल, एक बात बता रहा हूं मैं, जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ ना, मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैंने बहुत डीपली बताया है, ऐसा कोई नहीं बताएगा, देख लेना आप थोड़ा समझ के, अगर आपको समझ में आ गया, पहले थोड़ा पढ़ा है तो आपको मतलब ऐसा कोई भी नहीं समझाएगा, एक्सप्लेन नहीं करेगा, ये बताएगा, मैं हर एक चीज बता रहा हूँ। जैसे मोस्ट इकोनॉमिकल रेक्टेंगुलर चैनल क्या होता है, सॉरी, आपको मैं ये बता रहा हूँ, कुछ भी याद मत करो, क्या, कुछ भी याद मत करो, बी इक्वल टू 2y याद रखो उसमें, बी इक्वल टू 2y, खुद सोचो अगर बी इक्वल टू 2y होगा, तो जब बी इक्वल टू 2y है तो क्या होगा, पेरीमीटर क्या होता है हमारे पास, जितना मतलब वाटर के कॉन्टेंट में y 2y प्लस बी, ओके। तो इसमें भी की वैल्यू रख दो, कितना आएगा, वेटेड पेरीमीटर, मतलब जिस पे कि हमारे पास वेटेड, जिस पे कि डिस्चार्ज कैपेसिटी हमारी मैक्सिमम, वो वेटेड पेरीमीटर कितना है, पी इक्वल टू 4y, ओके। पी इक्वल टू जब 4y हो गया, तो टॉप बिट तो आपको पता है जितनी बिट होगी उतनी होगी, टॉप बिट 2y हो गया, ठीक है। आपको याद करने की कोई, मैंने बताया था ना, याद करने की कोई जरूरत नहीं, जब ये y है, ये y है और नीचे क्या था 2y,
और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है एल इंटू बी। रेक्टेंगल सेक्शन का एरिया होता है एल इंटू बी, तो एल एल मतलब कितना 2y इंटू बिड्थ कितनी है, बिड्थ ले ले y है तो 2y स्क्वायर एरिया आ गया। अब आप बताएंगे आर हाइड्रोलिक रेडियस कैसे निकाली, ए बाई पी होता है, एरिया आपको पता है 2y स्क्वायर, और पी कितना है वेटेड पेरीमीटर आपको पता है कितना आएगा 4y, तो ये आएगा y बाई 2। और हाइड्रोलिक डेप्थ क्या होता है ए बाई टी, एरिया कितना है 2y स्क्वायर बाई टॉप बिड्थ कितनी है बी के बराबर, बी क्या है 2y, तो ये आ गया 2। ये सेक्शन फैक्टर क्या होता है, सेक्शन फैक्टर होता है अंडर रूट ए क्यू बाई टी, एक जितना भी एरिया है उसका क्यूब बाई टी। अब हाँ एक बात और बताना भूल गया मैं, जो भी ये है ये हमेशा ये याद रखना मोस्ट इकोनॉमिकल रेक्टेंगुलर चैनल, मैंने प्रीवियस लेक्चर में इसको डिटेल में बता रखा, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा प्लीज करके वो लेक्चर देखिएगा। मोस्ट इकोनॉमिकल रेक्टेंगुलर चैनल इज ऑलवेज हाफ ऑफ स्क्वायर, हाफ ऑफ स्क्वायर आप खुद बताएगा ये बी कितना था 2y, और ये y है और ये y है, अगर थोड़ा मैं इसको ऊपर एक्सटेंड कर दूं y तो ये कितना 2y नहीं बन जाएगा, ये 2y और ऊपर वाला 2y होगा। तो हमेशा ध्यान रखना मोस्ट इकोनॉमिकल रेक्टेंगुलर चैनल हाफ होता है किसका स्क्वायर का। अब मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रायंगुलर चैनल पे आते हैं। मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रायंगुलर चैनल क्या होता है, जैसे कि मैंने ट्रायंगुलर चैनल यहाँ पे शो कर दिया है, और ट्रायंगुलर चैनल में एक बात हमेशा याद रखना, जो भी वर्टिकल स्लोप होगी वो हमेशा 1 लेनी है। वर्टिकल साइड क्या है, अगर मैंने यहाँ पे ले लिया स्लोप को यहाँ पे देखूं तो हमेशा वर्टिकल साइड 1 वर्टिकल टू द एम हॉरिजॉन्टल होगा, थीटा ये लेंगे वर्टिकल के साथ, आपके ऊपर डिपेंड करता है थीटा, लेकिन मतलब थीटा अगर इस केस में बताएं ट्रायंगुलर के चैनल केस में तो थीटा हमेशा ये वाला लेना है, और इसके जस्ट सामने वाला क्या होगा कि एम होगा, स्लोप हॉरिजॉन्टल में एम होगा और वर्टिकल में 1 होगा। कभी एग्जाम में ऐसे घुमा के देने की कोशिश करेगा वो बोलेगा कि 2 वर्टिकल और 1 हॉरिजॉन्टल, 2 वर्टिकल और 3 हॉरिजॉन्टल, तो आपने वर्टिकल को 1 ही रखना है, उसको मतलब क्या करना है फिर 3/2 करना है, मतलब वर्टिकल हमेशा स्लोप क्या 1 होनी चाहिए, तो आपको खुद बताइएगा। और एक बात मैं बता रहा हूँ इसमें भी याद करने की कोई जरूरत नहीं है, जो मैंने बताया इसमें भी याद करने की कोई जरूरत नहीं, जैसे मैंने बताया यहाँ पे क्या याद करना रखना था आपने बी इक्वल टू 2y, और इसमें क्या याद रखना आपने m इक्वल टू 1, m इक्वल टू 1 रखना है याद, एक चीज याद रखनी है अगर आपके मतलब थोड़ी सी कॉन्सेप्ट सही है तो m इक्वल टू 1 याद रखना है कि हमारे पास मोस्ट इकोनॉमिकल जो ट्रायंगुलर चैनल है उसमें क्या रखना है m इक्वल टू 1 याद रखना है। जब m इक्वल टू 1 होगा तो टॉप बिड्थ कितने होगी 2y, यहाँ से मैंने बता रखा प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है। तो t इक्वल टू टॉप बिड्थ क्या है कितनी आएगी 2y, एरिया क्या होगा आप खुद बताइएगा, एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, जब ये 2y है आपको मैंने बताया m इक्वल टू 1 ही रखना है याद आपको, और फिर मतलब थोड़ा मतलब कैलकुलेशन करके यानी कि मतलब कॉन्सेप्ट लगा के ये निकाल सकते हो आप, या फिर ये और रखो t इक्वल टू 2y याद रखो, इसमें t इक्वल टू 2y जैसे इसमें है t इक्वल टू 2y था, तो अगर यहाँ इस पे 2y याद रखोगे डेप्थ कितनी है y, इसकी डेप्थ कितनी है y, ये दिखा भी रखा मैंने y इसकी डेप्थ है ये वाली, इसकी y डेप्थ है ओके। तो आपने क्या करना t इक्वल टू 2y आ गया, और a इक्वल टू एरिया क्या होगा हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस कितना आएगा 2y इंटू हाइट कितना आएगा 2, 2y सॉरी बेस कितना था 2y, हाइट कितनी आएगी y, y 2 से 2 कैंसिल y स्क्वायर आ गया, क्या दिक्कत है। AC BC कितना आएगा, AC आप बता सकते हैं AC क्या होता है रूट y 1 प्लस m स्क्वायर आएगा, तो m की वैल्यू 1 पुट कर दो रूट 2y आएगा, ऐसा कोई नहीं बताएगा, मैं फिर भी बता रहा हूँ आपको, बस आप हर एक चीज के मतलब जो ट्रायंगुलर चैनल में मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रायंगुलर चैनल में मोस्ट इकोनॉमिकल रेक्टेंगुलर चैनल मोस्ट इकोनॉमिकल सेम सर्कुलर चैनल जो भी अंदर तक चीज पूछ सकता है वो मैंने सारी चीज बता दिया। वो ये भी तो बोल सकता था मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रायंगुलर चैनल की जो साइड स्लोप की लेंथ होती है वो कितनी होती है, तो वो घूमना नहीं हमने, तो क्या AC इक्वल टू क्या होता है BC इक्वल टू रूट 2y हो गया। तो पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर यानी कि जो बाउंड्री किसके कांस्टेंट में लिक्विड के कांस्टेंट में, कौन सी AC B है, AC भी क्या होगा P 2 रूट 2y आ गया ये भी। अब R इक्वल टू क्या होता है A बाई P वेटेड एरिया बाई वेटेड पेरीमीटर इक्वल टू y बाई 2 रूट 2y। इसमें मैंने एक ही चीज बताई इसको याद रखना, ये सारी चीज याद आएगी यार। पेरीमीटर क्या होगा, इस साइड को ऐड कर दो इस साइड को ऐड कर दो, R कितना हो गया हमारे पास, R इक्वल टू हो गया आपका A बाई वेटेड एरिया बाई वेटेड पेरीमीटर y बाई 2 रूट 2, और D इक्वल टू क्या होता है हाइड्रोलिक डेप्थ A बाई P A बाई T, A कितना था आपका पास y स्क्वायर बाई T कितना टॉप बिड्थ कितनी थी आपके पास, अरे टॉप बिड्थ तो आपको पता ही है कि A टॉप बिड्थ क्या है y, तो इसको रख दो, ये सारी चीज जब आ गई, और D इक्वल इतना है, ये आपको याद रखनी है, एक चीज याद रखनी है मेरे हिसाब से, आपको एक चीज याद रखनी चाहिए अगर थोड़े भी कॉन्सेप्ट आपको पता है, फॉर्मूला R इक्वल टू A बाई P होता है D इक्वल टू A बाई T होता है, पेरीमीटर क्या होता है जो कि मतलब जो बाउंड्री वाटर लिक्विड कॉन्टेक्ट में उसको ही बोलते हैं, ठीक है। सेक्शन फैक्टर क्या होता है रूट A क्यू बाई P, और आपको एक बात और ध्यान देना है, जो मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रायंगुलर चैनल होता है वो हाफ होता है किसका, हाफ होता है किसका स्क्वायर का, ये भी हाफ होता है स्क्वायर का। एक बात बताओ जो थीटा कितना है 45 डिग्री, जब थीटा 45 डिग्री है ये सेमी वर्टिकल एंगल है 45 डिग्री आया, ठीक है।
और 45 डिग्री 90 डिग्री। जब ये 90 डिग्री है तो ये क्या होगा, अगर मैं इसको इसकी मिरर इमेज बनाऊं, इसको ऐसे पलट दूं ऊपर, तो आप बताएंगे खुद सेम बन जाएगा। साइड तो आपको पता है इतनी कितनी है, √2i, ये भी √2i है, तो ऊपर की क्या होगा, √2i और एंगल क्या होगा 90 डिग्री, यानी कि यहाँ का एंगल भी 90 डिग्री बनेगा। मैंने प्रीवियस लेक्चर में बता रखा है, ये इसको बहुत डिटेल में बता रखा। ये एक तरफ से मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रायंगुलर चैनल इज द हाफ ऑफ स्क्वायर इफ डायगोनल्स आर स्ट्रेट, इफ डायगोनल्स आर स्ट्रेट, ये ध्यान देना। ये हो गया। तो सेक्शन फैक्टर जेड इक्वल क्या होता है, √AQ/T। अब मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रेपेजोइडल चैनल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रहा हूँ, मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ। नहीं तो मैं इसको बताऊं क्या करता, मैं मतलब ऐसे भी आपको बता सकता था लिख लिख के, जैसे मतलब कि बिना स्लाइड के, क्योंकि उसमें बताऊं कि मैं समझाने ज्यादा लग जाऊंगा, टाइम ज्यादा लग जाएगा। ओके, और वैसे स्पेस भी यहाँ है नहीं, यहाँ पे इतना ज्यादा ना, तो आपको बस यही बात समझनी है। सेक्शन फैक्टर तो हमको बता दिया। मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रेपेजोइडल चैनल क्या होगा, कुछ नहीं करना आपको, वैसे ये बनाना, साइड में एक ट्रायंगल बनाना है, मतलब स्लोप दिखाने के लिए, वन वर्टिकल और एम हॉरिजेंटल। ओके, अब आपको व्हेन साइड स्लोप इज कांस्टेंट, अगर साइड की जो स्लोप है वो कांस्टेंट हो तो क्या होगा, R इक्वल टू A/P y/2 होगा हमेशा, ठीक है। और साइड स्लोप क्या होगा, साइड स्लोप लेंथ, साइड स्लोप की जो लेंथ है, जो ये वाली साइड, इसकी लेंथ क्या होगा, T/2, मतलब जितना टॉप है उसका हाफ। अब नोट याद रखना, ये अ सेमी सर्कुलर, अ सेमी सर्कल कैन बी इंस्क्राइब। अब क्या है कि अगर ये व्हेन साइड स्लोप कांस्टेंट है तो इसके अंदर सेमी सर्कल क्या कर सकते हैं, इंस्क्राइब कर सकते हैं। ओके, अब देखते हैं व्हेन साइड स्लोप इज वेरी, अगर साइड स्लोप वेरी कर रही तो उस केस में m की वैल्यू, मैं बता रहा हूँ एक ही चीज याद रखना है, m की वैल्यू m इक्वल 1/√3। जब m 1/√3 है, अगर थीटा की बात यहाँ पे करें, ऊपर वाले थीटा की बात करें, तो थीटा कितना आएगा यहाँ पे, तो ये आएगा 30 डिग्री। आप कभी भी ये भी सोच सकते थे कि ये थीटा भी आप निकाल सकते हो, अगर माने ये थीटा निकालना होता है, ये 30 डिग्री है, अगर जब ये 30 डिग्री है तो ये भी कितना होता है 30 डिग्री। अब जब ये 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, जब ये 90 डिग्री ओवरऑल कितना बना, ये 120 डिग्री। तो हम ये भी तो बताते हैं ये भी 120 होगा, था सिमेट्री है, ठीक है। हम ये बोलते हैं कि जो मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रेपेजोइडल चैनल है वो नथिंग बट द हाफ ऑफ रेगुलर हेक्सागन। हेक्सागन की तो साइड मतलब एंगल कितना होता है 120 डिग्री, 120 डिग्री, 120 डिग्री प्लस 120 डिग्री, 6 साइड बन जाएगी तो कितना आएगा, समीशन 720 आएगा। बार सिंह बहत्तर, हाँ 720 आएगा। और हाँ, अगर कभी इस एंगल के बारे में पूछ लिया तो क्या करोगे आप, अगर इस एंगल के बारे में पूछ लिया तो ये 30 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री है, और जब 90 डिग्री है इसको ओवरऑल 180 इस लाइन तक अगर मैं इसको एक्सटेंड कर देता, इस लाइन तक एक्सटेंड कर लेता, तो अगर मैं इस एंगल की बात करता, इस एंगल की बात करता तो कितना होगा 60 डिग्री। अरे 120, 180 में से 120 घटा दो, ये 180 था, 120 तो ये 60 डिग्री। आप चाहे क्वेश्चन गेट या आईएएस कहीं से कैसा पूछ दे, आप कैसे भी कर सकते हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और हमेशा ध्यान रखना साइड क्या है, ए बी, ए बी जो साइड है हमारे पास, ए बी जो साइड है, बी सी जो साइड है, ए बी साइड और बी सी साइड है, ए बी और बी सी एंड सी डी इक्वल है हमेशा, कितना है, ए बी बी सी सी डी हमारे पास इक्वल है, कौन सा है, देखो जरा, ए बी बी सी एंड सी डी इक्वल है आपका 2i/√3, और बेस विड्थ कितनी है 2i/√3। आया समझ में, ये साइड ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी, ये हमेशा इक्वल है, ऑलवेज भी इक्वल। कितना आएगा यहाँ पर पास 2i/√3, और बी इक्वल टू कितना 2i/√3, और पेरीमीटर कितना होगा, अरे जो बाउंड्री था वो बाउंड्री विच इज कांटेक्ट विद वाटर लिक्विड। ओके, तो ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी कितना आएगा, द पेरीमीटर विल बी 6y/√3 इक्वल टू 2√3y, ये आ गया पेरीमीटर इसका। अगर टॉप विड्थ की बात करें, आपको खुद भी पता है मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रेपेजोइडल चैनल में जो टॉप विड्थ इज ट्वाइस ऑफ साइड स्लोप लेंथ, साइड स्लोप लेंथ की ट्वाइस होती है हमेशा टॉप विड्थ। यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ, ये देखो टॉप विड्थ हमेशा ध्यान रखना, इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैं बता रहा हूँ कि जो भी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक एग्जाम के लिए, लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है, जो टॉप विड्थ ऑलवेज ट्वाइस ऑफ साइड स्लोप लेंथ। ओके, या बोल सकते हैं बेड विड्थ है उसका भी ट्वाइस होता है, देखो जरा, हाँ 4y/√3। ओके, अगर हाइड्रोलिक डेप्थ बोले, हाइड्रोलिक डेप्थ की बात करें, हाइड्रोलिक डेप्थ की बात करें तो कितना आएगा, हाइड्रोलिक डेप्थ का फॉर्मूला क्या होता है आप बताएंगे, हाइड्रोलिक डेप्थ इक्वल टू वेटेड एरिया बाय टॉप विड्थ। अगर उस फॉर्मूले में रख दोगे तो 3/4 y आएगा, ठीक है, y डेप्थ आ गया, ठीक है। एरिया क्या आएगा √3 y², √3 y²। आपको एक ही चीज याद रखनी, इसी के बेस पे मतलब m इक्वल टू 1/√3 के बेस पे मैं सारी वैल्यू निकालता हूँ, मैं तो इसको ही याद रखता हूँ, मुझे वैसे तो सारी चीज याद है, लेकिन मतलब 1/√3 के बेस पे मैं सारी चीज निकाल देता हूँ, अगर कभी भूल भी जाती तो ये m इक्वल टू 1/√3 होता है, इसके मोस्ट इकोनॉमिकल क्या होता है ट्रेपेजोइडल चैनल के केस में। अब हाँ, आपको एक बात याद रखना है कि थीटा, दिमाग में ये रखना है कहां से ले रहा हूं मैं थीटा, आप जहां से थीटा लोगे वो आपको याद रखना है, उस बेस पे थीटा मैं हमेशा लेता हूं यहाँ से,
तो इस साइड से तो आपको कैसे लेना है वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन ट्रेंगुलर के चैनल के केस में ऐसे ही लेना है, वन वर्टिकल और एम हॉरिजेंटल। तो इतना आगे साइड जेड इक्वल टू क्या होता है सेक्शन फैक्टर अंडर रूट ए का क्यूब बाई टी। मोस्ट इकोनॉमिकल सर्कुलर चैनल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इकोनॉमिकल सर्कुलर चैनल है। अगर हम बात करें इस केस में तो ए इक्वल टू क्या होता है आर स्क्वायर बाई टू टू थीटा माइनस साइन टू थीटा, ठीक है। इस केस में वेटेड पर मीटर मिनिमम तो नहीं होता, लेकिन इस केस में हमें अगर डिस्चार्ज कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा चाहिए बढ़ानी है तो क्या करना पड़ेगा, एरिया में पता ही ये होता है आर स्क्वायर, इसका एरिया ये वाला इतना इतना पार्ट का एरिया, तो आर स्क्वायर बाय टू ये प्रूव हो जाता है, हमें प्रूव कर देता है। जब मैं लेक्चर लेता हूँ ये सारी चीज प्रूव करके ही मैं एक भी चीज बस जो इंपेरिकल फॉर्मूलाज है उनको मैं प्रूव मतलब वो लिखते हैं ऐसी, जो भी अदर चीजें वो सारी मैं प्रूव करता हूँ यहाँ पे जो भी है। लेकिन ये आज तो क्यूआर से रिवीजन है तो इस केस में हम बताने मतलब प्रूव नहीं कर सकते। तो आपको मोस्ट इकोनॉमिकल सर्कुलर चैनल याद रखना है, क्या एरिया इक्वल टू क्या आर स्क्वायर बाय टू टू थीटा माइनस साइन टू थीटा बाई साइन टू थीटा। एक बात अब यहाँ पे ध्यान रखना, एक बात जब भी आप व्हेन यू विल कैलकुलेट अ एरिया, ओके, तो आपको याद रखना थीटा शुड बी इन रेडियन, थीटा शुड बी इन रेडियन। यहाँ पे जो थीटा होगा वो रेडियन में होगा, ठीक है। तो आपको तो पता होगा रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ओके। अब है और जो यहाँ का थीटा होगा साइन थीटा के साथ का वो हमेशा डिग्री में होगा। कैसे, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये जो थीटा होगा दिस थीटा विल बी इन रेडियन एंड दिस थीटा विल बी इन डिग्री, ओके। तो ये आपको याद रखना है। अब आपको पता है कि अगर हम बताया रेडियन इक्वल टू थीटा बाई 360 इंटू डिग्री, सॉरी अगर हम रेडियन में कन्वर्ट करते हैं कोई भी चीज थीटा बाई 180 इंटू डिग्री माप, ओके। अगर डिग्री में बदलना है तो 180 बाई थीटा इंटू रेडियन माप। आपको ये चीजें आनी चाहिए ना, ये तो बेसिक है। तो देखो ये सारी चीजें आ गई है। पेरीमीटर क्या टू टू आर थीटा मतलब रेडियस इंटू थीटा, ओके। और ये भी यहाँ पे रेडियन में चाहिए, ठीक है। अगर आप थीटा 60 डिग्री होता, बहुत सारे यहाँ पे गलतियां कर देते। आपको एक बात बता देता हूँ मैं, हर कोई मैं बोलता हूँ 90% स्टूडेंट 90% कोई भी अगर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसका तो यहाँ पे थीटा पता हूँ क्या लेते हैं 60 डिग्री। नहीं यार, एक बात बताओ, पी पैरामीटर क्या होगा मीटर में होगा, मतलब रेडियन में निकालना तो रेडियन में बदलना पड़ेगा इसको, पाई बाई 180 इंटू डिग्री मेजर जो भी आएगा थीटा यहाँ पे चेंजेस इक्वेशन। हाँ अब देखो जरा हम देखते हैं कि मोस्ट इकोनॉमिकल सर्कुलर चैनल में अगर हम बताएं कंडीशन फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी की कंडीशंस क्या है, तो आपको एक बात ध्यान रखना है। मैक्सिमम वेलोसिटी की कंडीशन आपको ये ध्यान रखना है कि उसके इसमें टू थीटा की वैल्यू क्या होगी 257.5, ओके 257.5 257.5 डिग्री, और वाई डेप्थ कितनी होगी 0.81 डी, ओके 0.81 डी, ये कैपिटल डी होगा, आपको याद रखना है, ओके। तो y इक्वल टू 0.81 डी हो गया, और r इक्वल टू क्या होगा 0.3 डी, r मतलब हाइड्रोलिक रेडियस 0.3 डी। अगर यही चीज मैं मेनिंग्स इक्वेशन बेस पे देखता हूँ तो सेम कंडीशन होगी, इस केस में सेम होगा, ठीक है। सेम मतलब सेम होने का मतलब बोलने का मतलब मेरा क्या है कि टू थीटा भी इतना ही आएगा और वाई डेप्थ भी कितना ही आएगा, फ्लो डेप्थ फ्लो कितनी आएगी 0.81 डी आएगी। अगर हम वेलोसिटी को मैक्सिमम चाहते हैं, कंडीशन फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी, और आर हाइड्रोलिक रेडियस कितना आएगा 0.3 डी है, ये आपको याद रखना है। अगर देखते हैं मेनिंग्स और चेजिस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमने देख लिया कि वेलोसिटी मैक्सिमम का वो इसमें सेम है। कंडीशन फॉर क्यू मैक्स मतलब मैक्सिमम डिस्चार्ज की कंडीशन क्या होगी चेजिस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, और अगर हम देखें तो टू थीटा इक्वल कितना आएगा, टू थीटा ध्यान रखना ये आपको 308 डिग्री होगा, ठीक है 308 डिग्री, और आर इक्वल कितना आएगा 0.29 डी है, डेप्थ है टोटल डेप्थ, ओके। और वाई इक्वल टू कितना आएगा 0.95 डी डेप्थ है। तो आपको यहाँ पे दो चीजें याद रखनी, ज्यादातर जो पूछी जा सकती है, y इक्वल टू 0.81 डी, ओके। और इसमें क्या होगा y इक्वल टू कितने डिस्चार्ज के केस में 0.95 डी। मेनिंग्स इक्वेशन, अगर हम मेनिंग्स इक्वेशन के केस में देख रहे हैं तो टू थीटा इक्वल टू कितना होगा 302 डिग्री 22 मिनट, और y डेप्थ कितना है 0.938 डी। मतलब हमें ये पता चल गया है कि अगर चेजिस इक्वेशन के बेस पे देखें तो ज्यादा वैल्यू आ रही है y डेप्थ की, और इसके केस में कितनी आ रही मेनिक्स इक्वेशन के केस में कितनी आ रही थोड़ी कम आ रही है डेप्थ, ठीक है। अगर हम बता दें कि मतलब इस केस में अगर एफिशिएंट चैनल होगा तो जो डिस्चार्ज होगा वो कितने परसेंट ज्यादा होगा, आपको पता है 7% ज्यादा आ जाता है इस केस में, मतलब जो एक्चुअली फ्लो करता है चैनल में डिस्चार्ज। और अगर मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल की बात करें तो 7% ज्यादा आता है, मतलब 0.07, यानी कि अगर परसेंटेज में बदलेंगे आपको कितना 7%, मतलब आपको लार्जर मिलेगा। तो ये बात मैंने आपको बता दी जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें मैंने बता दिया कि मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रेपेजोइडल चैनल क्या होता है हाफ ऑफ रेगुलर हेक्सागन, ये क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं।
ये कहीं भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आपको ये बात ध्यान देना है। अब अगला अगला देखते हैं हम अगली स्लाइड में। अब चैप्टर 3 हमारा एनर्जी डेप्थ रिलेशनशिप। एनर्जी डेप्थ रिलेशनशिप, ये हम क्यों पढ़ते हैं एनर्जी डेप्थ रिलेशनशिप? जैसे कि हम देखते हैं कि क्रिटिकल फ्लो की कंडीशन के लिए, ठीक है, यहां से हमें पता चला कि फ्लो कैसा है। ओके, क्रिटिकल फ्लो की कंडीशन के लिए हम इसको पढ़ते हैं एनर्जी डेप्थ रिलेशनशिप। जैसे, और आपको एक बात ध्यान देना, ये गेट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गेट आईएएस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ओके, स्पेसिफिक एनर्जी, अगर आप बताए स्पेसिफिक एनर्जी, और बहुत सारी चीज अभी बताएंगे हम, क्रिटिकल एनर्जी, सब चीज यहाँ पे वो आएगा, क्रिटिकल कंडीशन, एनर्जी डेप्थ रिलेशनशिप में एक आएगा क्रिटिकल फ्लो या क्रिटिकल कंडीशंस के लिए क्रिटिकल स्पेसिफिक एनर्जी, सारी सारी चीज इसमें ही आएगी, बस आपने इसको ध्यान देना है। ओके, तो देखो जब एनर्जी डेप्थ रिलेशनशिप, अभी हम यहाँ पे समझा नहीं रहे, बस आपको यहाँ पे देखना है। ओके, तो सबसे पहली बात है स्पेसिफिक एनर्जी। स्पेसिफिक एनर्जी क्या होती है? स्पेसिफिक एनर्जी कुछ नहीं होती, E इक्वल टू हमने पता पड़ा होगा डेटम हेड प्लस प्रेशर हेड प्लस वेलोसिटी हेड। उस केस में जो डेटम हेड है, जो ये डेटम हेड है जेड है, उसको हम मानते हैं कि क्या है, ये हॉरिजॉन्टल पे ही लाई करता है। मतलब टोटल एनर्जी एट अ सेक्शन विद रिस्पेक्ट टू चैनल बॉटम एज अ डेटम, मतलब चैनल का जो बॉटम है उसको डेटम ही कंसिडर करना है, उसको ही बोलते हैं स्पेसिफिक एनर्जी। यानी कि जेड इक्वल टू इसमें क्या होगा, जीरो। जेड इक्वल टू अगर जीरो हो गया तो उस केस में क्या होगा, ई इक्वल टू वाई प्लस बी स्क्वायर बाई टू जी। तो ये आगे वाई प्लस बी स्क्वायर बाई टू, और वाई क्या है, वाई के प्रेशर हेड, और वी स्क्वायर बाई टू जी क्या है, वेलोसिटी हेड। जैसे हम बताते थे ये वेलोसिटी हेड है, ये क्या है, प्रेशर हेड है, यहाँ से प्रेशर हेड इतना, ये वेलोसिटी हेड है। तो जब आपने चैनल बॉटम को डेटा में कंसिडर किया तो बचा क्या है, आप बताएंगे प्रेशर हेड प्लस है वेलोसिटी हेड। स्पेसिफिक एनर्जी कर्व क्या होता है? स्पेसिफिक एनर्जी कर्व अब मैं ड्रॉ करूंगा। हम जानते हैं कि स्पेसिफिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, ई इक्वल टू वाई प्लस था वी स्क्वायर बाई टू जी, बिल्कुल होता है। और इसको मैं अगर मैं ब्रेक करूं, जैसे वी स्क्वायर क्या लिखता हूं, हम जानते हैं क्यू इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी, कंटिन्यूटी इक्वेशन से। अगर मैं v की वैल्यू निकालू तो क्या आएगी, क्यू बाई ए, यानी क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, वाई प्लस क्यू स्क्वायर बाई टू जी ए स्क्वायर। अब e इक्वल टू वाई प्लस था क्यू स्क्वायर बाई टू जी, एरिया क्या होता है बी इंटू वाई, किस में, रेक्टेंगुलर चैनल के केस में, तो आ गया बी इंटू वाई केस। अब एक बात ध्यान रखना कि स्पेसिफिक एनर्जी कर्व में फॉर एनी वैल्यू ऑफ वाई, मतलब किसी भी डेप्थ के लिए, द डिस्टेंस बिटवीन कर्व एंड द लाइन इज क्यू स्क्वायर बाई टू जी। कर्व और लाइन के बीच, कर्व और लाइन के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो क्यू स्क्वायर बाई टू जी बी स्क्वायर वाई स्क्वायर होगी, ये हमेशा ध्यान रखना। कंबाइनिंग थ्री पॉइंट्स, ओके, कर्व इज लोकेटेड। इसके बाद हम जब तीन पॉइंट इनको मतलब कंबाइन करते हैं तो हम कर्व लोकेट करते हैं। तो सबसे पहली बात है, मैं आपको दो तीन चीजें बताता हूं। देखो, अगर हम यहां से देखें E इक्वल टू वाई प्लस बी स्क्वायर बाई टू जी, बी स्क्वायर बाई टू जी क्या है, कॉन्स्टेंट वैल्यू, कुछ भी हो सकती है। तो वाई ई इक्वल टू कितना, वाई, हमने पढ़ा था E इक्वल टू क्या होता है, वाई इक्वल टू एम एक्स वाली लाइन, मतलब लाइन मैथ्स में पढ़ा होगा, E इक्वल टू, या सॉरी, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एम एक्स क्या होती है, जो कि एक ऐसी लाइन, स्ट्रेट लाइन है, जो कि क्या जाती है, एक स्ट्रेट लाइन है जिसकी स्लोप क्या है, कॉन्स्टेंट है, 45 डिग्री। तो ये ऐसी लाइन है E इक्वल टू वाई, मैंने ड्रॉ कर दी। अब उसके बाद अगर मैं देखूं, इसको मैंने ब्रेक किया कर दिया, तो मैंने फॉर्मूला इस तरह से लिखा। तो आप एक बात बताओ, हमेशा एक बात ध्यान रखना कि जो कर्व है, ये कर्व है, ये कभी भी एक्स एक्स एक्सिस को क्या करने इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ये जो कर्व है, ये दो तीन बातें मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, बस आपको सुनना है, मैंने लिखा नहीं यहाँ पे। एक बात बताओ, जो ये वाली लाइन ई इक्वल टू वाई प्लस क्यू स्क्वायर टू जी बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, ई और वाई, मतलब ना तो ये कर्व एक्स, ये कर्व एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, ना ही वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट यानी टच करेगा। तो क्या होगा, क्यों नहीं करेगा? अगर माना ये वाई एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा तो उस केस में क्या होगा, आपको पता है कि इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, अगर एक्स एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू क्या होती है, जीरो, तो वाई की वैल्यू यहाँ पे जीरो पुट करो। जब जीरो पुट करोगे तो आप खुद बताइएगा, जीरो पुट करोगे तो ये तो जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, जीरो से अगर क्यू स्क्वायर को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, तो आप बताएंगे अगर जीरो से आप क्यू स्क्वायर को डिवाइड करोगे तो इंफिनिटी आएगा, तो कभी भी ई तो इंफिनिटी हो ही नहीं सकता। यानी कि पहली चीज मैंने बता दी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों नहीं करता, इंटरव्यू में पूछ सकते हैं ये क्वेश्चन, और गेट और इसमें तो मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए। अब आप बताइए कि वाई एक्स, आपको पता चल गया एक्स एक्सिस को क्यों नहीं इंटरसेक्ट करता। अब वाई एक्सिस यानी कि ई इक्वल टू वाई को क्यों नहीं इंटरसेक्ट करता है, ई इक्वल टू वाई को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करता, देखो जरा।
अगर ई इक्वल टू वाई रख दिया आपने, यहाँ पे वाई रख दिया, तो वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा। देखो ई इस लाइन को क्यों नहीं इंटरसेक्ट करता, सॉरी थोड़ा सा मिट गया, ई इक्वल टू वाई को इसलिए इंटरसेक्ट, एक्स एक्सिस को तो आपको पता चल गया, एक्स एक्सिस को क्यों नहीं इंटरसेक्ट करता, क्योंकि एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू जीरो होती है। अगर आप वाई की वैल्यू पुट करते यहाँ पे, तो y इक्वल टू जीरो यहाँ पे प्लस था, क्यू स्क्वायर बाई जीरो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी कभी हो ही नहीं सकती, पहली बात। और दूसरी बात, e इक्वल टू वाई को इसलिए इंटरसेक्ट नहीं करेगी, आप इक्वल टू वाई पुट कर दो, यहाँ से y से y कैंसिल, तो उधर जीरो बच गया, यानी क्यू स्क्वायर इक्वल टू जीरो। मतलब डिस्चार्ज कभी जीरो हो सकता है नहीं, तो ये भी क्या गलत, इसलिए ना तो इस लाइन को इंटरसेक्ट करता है ना इसी लाइन को इंटरसेक्ट करता है। बस आपको इतना ही ध्यान रखना। तो हम जानते हैं कि सबसे पहले मैंने इसको ड्रॉ कर दिया, ई इक्वल टू वाई मतलब कॉन्स्टेंट लाइन ड्रॉ कर दी है। अब जो काइनेटिक हेड है ये हमारे पास वी स्क्वायर बाई टू जी वाला, हाँ वी स्क्वायर ये वाला क्यू स्क्वायर बाई टू जी वी स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसको मैंने यहाँ पे ये वाला काइनेटिक हेड है, ये वाला जो कि किस केस में है, पैराबोलिक शेप में, पैराबोलिक शेप है, ध्यान रखना, क्योंकि पैराबोला दिख भी रहा हुआ स्क्वायर वाला टर्म यहाँ पे, तो ये तो पैराबोला काइनेटिक हेड है। और जो जनरली वाई इक्वल ई इक्वल टू वाई है, ये प्रेशर हेड, इसको मैंने ड्रॉ कर दिया जो स्ट्रेट लाइन है, ओके। अब जो कर्व है, टोटल कर्व है, अगर हम टोटल कर्व की बात करें, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो क्या आएगा, इसकी मल्टीप्लाई मैं यहाँ करूंगा, एलसीएम ले लूंगा, तो ई की जो इक्वेशन आएगी वो क्यू के टर्म में आएगी, मतलब वाई की पावर थ्री के टर्म में आएगी। अगर मैं इसको मतलब क्या करूं, सॉल्व करूं, मतलब एलसीएम निकाल के इसको सॉल्व करूं, तो ये जो ये सारी इक्वेशन आएगी वो क्यू के टर्म में आएगी। अगर क्यू के टर्म में आएगी तो स्पेसिफिक एनर्जी, ये टोटल स्पेसिफिक एनर्जी की इक्वेशन आएगी ना, तो जो स्पेसिफिक एनर्जी की इक्वेशन आएगी वो क्यूबिक पैराबोला के केस में आएगी, तो यही आगे इस तरह से, तो ये बन गया। तो ये जो डायग्राम है, आपको एक बात ध्यान रखना, ये कर्व बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको अगर गेट में 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आएगा, अगर आपको ये सही से आ गया समझे, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये जो कर्व है वो कांस्टेंट डिस्चार्ज के लिए मैंने प्रेशर हेड भी दिखा दिया, काइनेटिक हेड भी दिखा दिया, हर चीज दिखा दी। अब क्या होता है कि एक बात बताओ, जो अब ये जो कर्व ऊपर क्यों नहीं बना, अरे यार अगर ऊपर बन जाएगा तो उस केस में एक बात बताओ, अगर मैं ई की वैल्यू मतलब जो स्पेसिफिक एनर्जी कर्व है उसकी वैल्यू मतलब वाई से थोड़ी ज्यादा ही है ना, क्योंकि कुछ टर्म इसके साथ ऐड हो रहा है। अगर कुछ टर्म इसमें के साथ ऐड हो रहा है, अगर आप ऊपर मतलब बना देते इस कर्व को, तो छोटा रह जाता ना इस लाइन से। तो हमेशा अगर इस कर्व को थोड़ा बड़ा दिखाना है, क्योंकि जो ये एक्स्ट्रा टर्म है इसमें, कौन सी वाली, ये एक्स्ट्रा टर्म है, इसको भी तो दिखाना है, तो यहीं पे आ सकते हैं एक्स एक्स पे कितना। अगर हम इस पॉइंट की बात करें, इस पॉइंट की बात करें, तो इस पॉइंट पे क्या है, इस कर्व की वैल्यू ज्यादा ही हो जाएगी, इससे ज्यादा आ जाएगी। तो यही तो आपको ध्यान रखना है कि एक्स्ट्रा जो वैल्यू है इसको तभी हमने नीचे बनाया, ना कि ऊपर भी तो बना सकते थे, क्योंकि जो ये एक्स्ट्रा वैल्यू आ रही है इसके कारण, ओके। तो आपको ध्यान रखना है ये जो कर्व है कांस्टेंट डिस्चार्ज के लिए। अब ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, प्लॉट फॉर प्रेशर हेड। प्रेशर हेड हमेशा क्या होगा, लीनियर। आईएएस में आ सकता है, ध्यान रखना, आईएएस में पहले कुछ पेपर में मतलब ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि जो हम एनर्जी डेप्थ रिलेशनशिप में स्पेसिफिक एनर्जी कर्व पढ़ते हैं, उसमें जो प्रेशर हेड है उसका उसकी शेप कैसी होती है, क्यूबिक पैराबोला, पैराबोला, लीनियर या नन ऑफ दिस। तो आपको नहीं क्या, लीनियर। और दूसरा है प्लॉट फॉर काइनेटिक एनर्जी। अगर काइनेटिक एनर्जी के लिए प्लॉट करेंगे तो क्या होगा, पैराबोलिक। यार आपको दिख रहा है पैराबोलिक क्या, पैराबोला मतलब वाई स्क्वायर वाला टर्म, ओके। अब देखो, प्लॉट फॉर स्पेसिफिक एनर्जी, स्पेसिफिक एनर्जी के लिए आपको सीधा सा पता चल रहा है क्यूबिक पैराबोला, क्यूबिक पैराबोला। तो आपको ये बात ध्यान रखना है। और एक बात ध्यान रखना, अब जो मैं बता रहा हूं इंपॉर्टेंट, ठीक है। सेम स्पेसिफिक एनर्जी पे आप खुद बताइए, जो ये स्पेसिफिक एनर्जी है यहाँ पे, ये सेम स्पेसिफिक एनर्जी है ना, यहाँ पे एक डेप्थ तो ये वाली है और एक डेप्थ ये वाली है, मतलब स्पेसिफिक एनर्जी दोनों के केस में कांस्टेंट है। अगर सेम स्पेसिफिक एनर्जी पे यहाँ पे कितनी डेप्थ लाई कर रही है, आप बोलेंगे दो डेप्थ। तो अगर सेम स्पेसिफिक एनर्जी पे दो डेप्थ जो कि पॉजिटिव है, क्या कर रही है, पॉजिटिव डेप्थ है, वो क्या कर रही है, इस लाइन इस कर्व पर लाई कर रही है सेम स्पेसिफिक एनर्जी पर, तो उस डेप्थ को क्या बोलते हैं, अल्टरनेट डेप्थ। अल्टरनेट डेप्थ, फिर से बता रहा हूं, अल्टरनेट डेप्थ मतलब सेम स्पेसिफिक एनर्जी पे जो डेप्थ, दो डेप्थ है लाई करते हैं, उसको बोलते हैं अल्टरनेट डेप्थ, ओके। ये ध्यान रखना, सेम स्पेसिफिक एनर्जी पर दो डेप्थ है, y1 और y2, इन डेप्थ को ही अल्टरनेट डेप्थ कहते हैं। और क्वेश्चन भी आ सकता है कि अल्टरनेट डेप्थ किसे कहते हैं, सेम स्पेसिफिक एनर्जी पे, वेरिंग स्पेसिफिक एनर्जी पे, सेम स्पेसिफिक फोर्स पे। अब आगे देखते हैं, ये तो मैंने बता दिया, हाँ। तो उस केस में ध्यान रखना, जब सेम डेप्थ है तो उस केस में क्या होगा, सॉरी सेम स्पेसिफिक एनर्जी है, तो उस केस में क्या होगा, तो E1 इक्वल टू E2 हो गया। तो E1 क्या, y1 प्लस क्यू स्क्वायर बाई टू जी ए वन स्क्वायर इक्वल टू y2 प्लस क्यू स्क्वायर बाई टू जी ए टू स्क्वायर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
यहां से कभी कभी बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट गेट में 2 नंबर का क्वेश्चन कब पूछा जाता, y1 y2 दिया होगा, आपको बताएंगे बताओ डिस्चार्ज निकालो, चैनल रेक्टेंगुलर दे दे, A1 ये दे देगा A2 दे देगा, तो आपको निकालना है। बिट तो कांस्टेंट होगी, बिट तो हो सकता है वेरिंग हो, कोई दिक्कत नहीं होती होगा क्वेश्चन में, लेकिन आपको ध्यान रखना है इस केस में E1 इक्वल टू E2 होगा। अब क्या होगा, अगर स्पेसिफिक एनर्जी कम होगी, अगर स्पेसिफिक एनर्जी कम होगी, खुद सोचो जरा, अगर ये कम हो जाएगी तो ये क्या होगा, इधर शिफ्ट होगी, तो ये तो ओरिजिन है। अगर कम होना है, माना कि अभी 10 थी, अगर यहाँ पे इस साइड शिफ्ट होने होगी तो क्या हो जाए, कम हो जाए, तो गैप बिटवीन अल्टरनेट डेप्थ क्या हो जाए, डिक्रीज। अगर माना ये अभी तो इतनी थी, अगर यहाँ पे लाई कर दी तो गैप देखो ना, तो ऑटोमेटिकली कम कम हो रहा, जैसे यहाँ है ऑटोमेटिक कम होगा। एक टाइम ये आएगा कि जब दोनों अल्टरनेट डेप्थ के बीच का गैप क्या होगा, जीरो होगा, वहां पे क्या होगा कि जो y1 और y2 दोनों अल्टरनेट डेप्थ है वो मर्ज करेगी, जिस भी पॉइंट पर दोनों अल्टरनेट डेप्थ मर्ज करेगी उस डेप्थ को बोलते हैं हम क्रिटिकल डेप्थ। ओके, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैं क्या बोलता हूँ, अब आप इधर शिफ्ट करोगे, जैसे 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 स्पेसिफिक एनर्जी कम होती जाएगी, स्पेसिफिक एनर्जी कम होती जाएगी, एक टाइम ऐसा आएगा जहां पे दोनों अल्टरनेट डेप्थ एक दूसरे को क्या करेगी, मर्ज करेगी, बस उस मर्ज की जो अल्टरनेट डेप्थ, जो सिंगल अल्टरनेट डेप्थ बनेगी उसको क्या बोलेंगे हम, आपको पता होना चाहिए, अल्टरनेट, उस अल्टरनेट डेप्थ को हम क्या बोलेंगे, जो कि सिंगल बनेगी उसको बोलेंगे क्रिटिकल डेप्थ। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ लिखा भी है, गैप जैसे जैसे कम हो जाएगा तो डेप्थ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो व्हेन E इक्वल टू ई मिनिमम, आप खुद बताइएगा, जब मैं इधर इधर शिफ्ट करता जाऊंगा तो यहाँ पे तो हुआ ई मिनिमम, कम से कम स्पेसिफिक एनर्जी यहाँ पे आएगी, उस कम से कम स्पेसिफिक एनर्जी को ही क्या बोलते हैं, क्रिटिकल स्पेसिफिक एनर्जी। क्रिटिकल मतलब उस वहां तक फ्लो पॉसिबल है, अगर यहां तक भी लाइक रहा वहां तक फ्लो पॉसिबल है, ठीक है, तो यानी कि क्या होगा कि E इक्वल टू ई मिनिमम, मतलब वहां पे उस टाइम जहां पे क्रिटिकल एनर्जी आएगी उसके करस्पॉन्डिंग जो डेप्थ होगी उसको बोलते हैं क्रिटिकल डेप्थ। और क्रिटिकल एनर्जी और क्रिटिकल डेप्थ मतलब, अगर इस अब क्या होगा कि देखो वैसे पता चल गया, मतलब मिनिमम ई मिनिमम पर, मतलब जब भी सबसे कम एनर्जी हो जाएगी ई मिनिमम, यहाँ पे ई मिनिमम होगी ना, उसको ही क्रिटिकल डेप्थ क्या बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं, उसके करस्पॉन्डिंग जो डेप्थ है उसको बोलते हैं क्रिटिकल डेप्थ। ये वाई सी मैंने दिखा रखा, वाई सी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके करस्पॉन्डिंग। तो आप बताइए व्हेन ई इक्वल टू ई मिनिमम कितना हो सकता है, वाई क्रिटिकल तक, तो वाई सी को ही उसको क्या बोलते हैं, क्रिटिकल डेप्थ, उसके करस्पॉन्डिंग क्रिटिकल डेप्थ। व्हेन ई कम हो गया ई मिनिमम से, अरे अगर ई कम हो गया ई मिनिमम से तो क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में फ्लो विल नॉट पॉसिबल, ठीक है, फ्लो नहीं होगा, मतलब चैनल में फ्लो नहीं होगा, अगर हमारे पास ई कम हो गया ई मिनिमम से, तो उस केस में फ्लो नहीं होगा, उसको बोलते हैं चॉक्ड कंडीशन, वो कंडीशन होगी चॉक्ड कंडीशन, ये बात आपको ध्यान रखना है। ओके, अगर उस केस में हम फ्लो कराना ही चाहते हैं तो ई को बताओ कहां शिफ्ट करना पड़ेगा, इधर शिफ्ट करना पड़ेगा, तो उस केस में फ्लो वापस से स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो आपको ध्यान देना है व्हेन ई कम है ई मिनिमम से, उस केस में फ्लो विल नॉट पॉसिबल। और एक बात और ध्यान रखना, अगर डिस्चार्ज कांस्टेंट है तो उस केस में जो एनर्जी होती है उसको, उस केस में जो एनर्जी मिलती है वो ई मिनिमम मिलती है। देखो अगर डिस्चार्ज कांस्टेंट है तो उस केस में एनर्जी जो होगी वो ई मिनिमम होगी। अगर हमारे पास ई कांस्टेंट है, मतलब हमारे पास ई कांस्टेंट है, मतलब स्पेसिफिक एनर्जी कांस्टेंट है, तो उस केस में जो हमारे पास क्या होगा, डिस्चार्ज मैक्सिमम मिलेगा, ठीक है। अगर डिस्चार्ज कांस्टेंट है उस केस में स्पेसिफिक फोर्स भी मिनिमम, मतलब बोलने का मतलब अगर डिस्चार्ज कांस्टेंट, स्पेसिफिक फोर्स अभी बताऊंगा बाद में, स्पेस फोर्स स्पेसिफिक एनर्जी मिनिमम। अगर ई कांस्टेंट है तो उस केस में डिस्चार्ज क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा, आपको ये बात ध्यान रखना। तो मैंने चॉक कंडीशन बता दी, इस केस में क्या, फ्लो विल नॉट पॉसिबल, तो आपको याद रखना है। एक्सप्रेशन फॉर क्रिटिकल फ्लो के लिए एक्सप्रेशन क्या क्या होते हैं, ई इक्वल टू वाई प्लस बी स्क्वायर बाई टू, ये हमने पढ़ा है अभी तक देखा है, ठीक है, मैंने बताया भी है। ये क्या होता है, प्रेशर हेड, और ये काइनेटिक हेड। अब देखो इसको अगर मैं ब्रेक करूंगा, वाई प्लस क्यू स्क्वायर टू जी ए स्क्वायर, क्योंकि हम जानते हैं वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई ए, तो हम ऐसे तोड़ देते। अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करें विद रिस्पेक्ट टू वाई, आप खुद बताइएगा इसमें आपको वेरिएबल क्या लग रहा है, तो आप बताएंगे डेप्थ वेरी कर सकती है और तो सारे पैरामीटर कांस्टेंट है, तो उसके रिस्पेक्ट में अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, जीरो के बराबर पुट कर देंगे तो ये रिलेशन हमें मिल जाएगा। ध्यान रखना मैंने किसका डिफरेंशिएट करा, ये भी आपको आना चाहिए, कभी अगर भूल गए फॉर्मूला तो क्या करोगे एग्जाम में, ये तो सभी को याद रहता है, तो इसका डिफरेंशिएशन कर देना विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो ये आपको निकल जाएगा क्यू स्क्वायर बाई जी ए क्यू बाई टी सी, क्यू स्क्वायर बाई जी ए क्यू बाई टी सी। किसके लिए ये हमेशा हमारे लिए हमारा है क्रिटिकल कंडीशन,
कोई भी चैनल अगर प्रिज्मेटिक है तो क्रिटिकल कंडीशन के लिए यही फॉर्मूला लगना है, क्यू स्क्वायर बाई जी इक्वल टू ए क्यू बाई टी सी, कोई भी हो प्रिज्मेटिक चैनल। ओके सॉरी। अब रिलेशन रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एनर्जी और क्रिटिकल डेप्थ, ईसी मतलब क्रिटिकल एनर्जी और वाईसी मतलब क्रिटिकल डेप्थ। तो ईसी इक्वल टू क्या होता है, वाईसी प्लस एसी बाई टू सी टी सी। अब ये कैसे आया, आप बोलेंगे ये कैसे आया, कुछ नहीं मैंने किया, बताऊं क्या किया। ये इक्वेशन नहीं है, ये वाली इक्वेशन, ये इक्वेशन, इस इक्वेशन में मैंने किसकी वैल्यू निकाली है, क्यू स्क्वायर बटे ए स्क्वायर की वैल्यू निकाली और यहाँ पे पुट कर दी। तो ईसी इक्वल टू वाई सी प्लस ए सी बाई टू सी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर आप रिलेशन निकालते हैं कि क्रिटिकल डेप्थ और क्रिटिकल एनर्जी के बीच अगर रिलेशन निकालते हैं तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे रेक्टेंगुलर चैनल के लिए ईसी इक्वल टू क्या होता है, रेक्टेंगुलर चैनल जैसे ईसी इक्वल टू 3/2 वाई सी है। आप खुद बताइएगा ये कैसे आया, आपको मैं थोड़ा सॉल्व करके दिखा देता हूँ ये एक चीज। अब इसके बाद चाहे ट्रेपेजोइडल का निकालें, ट्रेपेजियम का आप निकाल सकते हैं, क्या है एसी मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया क्रिटिकल की कंडीशन में बाई 2 टी सी मतलब टॉप विड्थ कितनी होती है। अगर मैं रेक्टेंगुलर का ये निकाल के दिखाऊं 3/2 वाई सी कैसे आया, तो आप बताइएगा ईसी इक्वल टू यहाँ पे रख दो इस फॉर्मूले में वाई सी, तो वाई सी रहेगा। और हाँ, और एसी मतलब क्रिटिकल जो मतलब एरिया होता है उस केस में हमारे पास किसका, रेक्टेंगुलर का वो कितना होता है। आप बताएंगे कि आपने ही तो बताया था कि अगर एसी हम निकालते हो तो उस केस में या तो आप बीवाई लिख लो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बीवाई लिख दो कोई दिक्कत नहीं, बीवाई लिखो, ले बीवाई से निकल जाए। और टॉप बिड्थ कितनी होगी, जितनी बिड्थ होती है 2b, ये से कट गया तो कितना आया इसको, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे इसको आएगा, ये आएगा 2y है ना, 2y और y 3y बाई 3y सी बाई 2, ये आ गया। इस तरह से आपने कुछ नहीं करना, यहाँ पे भी यही वैल्यू रखनी है। ट्रायंगुलर का कैसे किया मैंने, ऊपर एरिया रख दिया क्रिटिकल कंडीशन के केस में, किसका रेक्टेंगल का, मैंने अभी रेक्टेंगुलर निकाला 3/2 वाई सी। अब ऐसे आप ट्रायंगुलर के लिए निकाल सकते हैं, ऐसे आप पैराबोलिक के लिए भी निकाल सकते हैं, इज इक्वल टू 4/3 वाई सी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ट्रायंगुलर के लिए क्या होता है 5/4 वाई सी। अब क्रिटिकल डेप्थ किस केस में, ये है क्रिटिकल डेप्थ किस केस में, रेक्टेंगुलर चैनल, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वाई सी इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई जी होता है, ये जी होगा, जी ये जी होगा, आपको लग रहा होगा क्यू जैसा, ओके जी क्यू स्क्वायर बाई जी, ग्रेविटी वाला जी। अभी क्यू क्या है, डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ, क्यू इक्वल टू है आपके पास डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ, ये क्यू ये है डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ। ओके, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है और ये सारी चीज आपको ध्यान रखना है। अब देखो जरा ट्रेंगुलर चैनल के केस में देखो, ट्रेंगुलर चैनल में अगर हम बताएं क्रिटिकल डेप्थ क्या होती है, तो 2q स्क्वायर बाई जी एम स्क्वायर, ओके 2q स्क्वायर बाई जी एम स्क्वायर का होल पावर 1/5, 1/5 ध्यान रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एकदम से दे देगा वो, डिस्चार्ज भी दे देगा, जी की वैल्यू दे देगा, एम की वैल्यू दे देगा, बताओ कि क्रिटिकल डेप्थ कितनी है। तो 2q स्क्वायर बाई जी एम स्क्वायर बाई क्यू होल पावर 1/5। एम का मतलब क्या होता है, मैंने अभी तक ट्रेंगल बताया था आपको, इस तरह से बनाया था, तो ये वन वन वर्टिकल होता है हमेशा और एम हॉरिजॉन्टल, तो वही यही एम है। या इसके जगह एम की जगह आप बता सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा भी हो सकता है, टेन स्क्वायर थीटा, एम स्क्वायर की जगह टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि एम क्या है स्लोप है। अब देखो जरा चैनल ट्रांजिशन क्या होता है, चैनल ट्रांजिशन हम दो तरह से कर सकते हैं, राइजिंग बेड, या तो बेड को उठाना मतलब बेड को राइज करना, और या फिर बाय हम्प, हम्प प्रोवाइड करना, या रिड्यूस बिड्थ, बिड्थ को रिड्यूस करना, इस चैनल को ट्रांजिशन कर सकते हैं, ठीक है ट्रांजिशन। अब देखो जरा बाय हम्प, हम के द्वारा क्या होगा, सबसे पहले अभी तक मैंने बताया था आपको एनर्जी डेप्थ रिलेशनशिप वाला कर्व, तो वही कर्व मैंने यहाँ पे बना दिया है। तो माना कि मैंने एक किसी भी सेक्शन पर मानी है क्या हुआ, ये E1 है क्या एनर्जी, और ये आ गया, अगर मैं बताऊं इस सेक्शन में E2 होगी, ये E1 है, सॉरी ये Y2 है और ये Y1 है, ये E1 है E2 है। अगर मैं बताऊं कि डेल्टा जेड मतलब हम की हाइट है, तो मैं हम की हाइट कैसे कर सकता हूँ, आप चाहे यार ऐसे ही समझो जरा, मैं यहाँ पे थोड़ा बना देता हूँ, यहाँ स्पेस नहीं है लेकिन मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, जैसे कोई भी मैंने बता दिया, ये बना दी मैंने चैनल इस तरह से बना दिया, और यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, कोई राइज कर दिया, हम पी डाल दिया माना कि, तो अगर मैं बताऊं कि ये टोटल ये डेल्टा जेड है, इसकी हाइट डेल्टा जेड है, और ये टोटल कितना है E2 है, ये टोटल E1 है, ये E1 है, और इसको बोलता हूं मैं कितना है, ये आपका E2, सॉरी ये E1 होगा, ये E2 ले लेना, ये E1 है और ये क्या है E2 है। अब देखो जरा E2 कहां से कहां तक है, यहां से यहां तक, ठीक है। अब E1 में से जब आप E2 को माइनस करोगे, E1 में से आप E2 को माइनस करोगे तभी तो हाइट आएगी हम की हाइट, वैसा ही यहाँ पे भी है, ये मैंने इसका कर्व में शो कर दिया। अब जब मैं निकालूंगा डेल्टा जेड तो E1 माइनस E2,
E1 माइनस E2, तभी तो डेल्टा जेड आएगा। तो आगे डेल्टा जेड मतलब हम्प की हाइट आ गई। अगर ऐसे क्वेश्चन गेट में पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन आईएएस में पूछा जाएगा कि मैक्सिमम हाइट ऑफ हम्प क्या होगा, तो उसके इसमें E1 माइनस ईसी, ई वन माइनस ईसी है क्रिटिकल कंडीशन। ये कितना इधर जा सकता है, तो आप बताइए ईसी तक। ई मिनिमम मतलब ईसी, ई क्रिटिकल, तो ई क्रिटिकल ई वन माइनस ईसी, तभी इस केस में हम्प की हाइट क्या होगी, मैक्सिमम होगी। अब आपको ध्यान रखना ये कितना आएगा, ई वन इक्वल टू कितना आएगा, -3/2 YC होगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। अब आगे चलते जरा। तो ये सारी चीज मैंने बता दी। अगर हम्प की हाइट, मैक्सिमम हाइट ऑफ हम्प गेट में ये आ सकता है ई वन माइनस 3/2 YC। ओके, ये आपको ध्यान देना है। अब इसके बाद है इफ चैनल इज कॉन्ट्रैक्टेड, अगर चैनल कॉन्ट्रैक्टेड होगा, इस पे गेट में बहुत बार क्वेश्चन पूछ रखा है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें 2-2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, जो मैं अभी कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। तो इसमें क्या है, y1 प्लस क्यू स्क्वायर बाय 2g a स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ई मिनिमम। ओके, ई मिनिमम। अब आप बताओ ई मिनिमम मतलब ईसी क्रिटिकल एनर्जी क्या होता है, क्रिटिकल एनर्जी इक्वल टू 3/2 YC होता है या नहीं होता है, 3/2 YC। आप बताएंगे बिल्कुल होता है 3/2 YC। अब रेक्टेंगुलर चैनल के केस में YC की वैल्यू मैंने अभी तक आपको बताई थी, क्यू स्क्वायर बाई जी की होल पावर 1/3। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, y प्लस क्यू स्क्वायर 2g a स्क्वायर तो पहले से था, 3/2 YC को लिख दिया मैंने, YC को क्या लिखा मैंने, अब क्यू अभी मैंने बता तो रखा, स्मॉल क्यू है, स्मॉल क्यू की जगह मैंने ये वाली वैल्यू रख दी, क्यू स्क्वायर बाई बी मतलब बिड्थ, बिड्थ है क्यू स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बाई जी की होल पावर 1/3। यहाँ से हम बिड्थ निकालते हैं, यहाँ से इस फॉर्मूले से हमने बिट कैलकुलेट करते हैं, मतलब कौन कितने कॉन्ट्रैक्ट किए। तो यहाँ से ये वाला क्वेश्चन आता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है गेट के लिए, हर बार मुझे दिखता है इस वाले कॉन्सेप्ट में। तो आपको ध्यान रखना है ये क्वेश्चन, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम हाइट हो सकता है इस बार हम हाइट पे मतलब ये पूछ लें। और मैं जो ना जितना भी मैं बता रहा हूँ वो एक तरह से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यूआरसी है। तो आपको ध्यान देना है इस पे कि मतलब कि जो भी बताऊंगा वो रामबाण है एक तरह से। जो यहाँ पे जो मैंने इस स्लाइड में बना रखा है ये वाला, इसमें से मुझे लगता है गेट में से एक ना एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का आना ही आना है, जो यहाँ पे लिखा हुआ। तो अब हम अगले स्लाइड में देखेंगे। अब देखो जैसे फ्रॉड नंबर है, फ्रॉड नंबर क्या होता है, फ्रॉड नंबर होता है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ इनर्शिया फोर्स बाई ग्रेविटी फोर्स। इनर्शिया फोर्स और ग्रेविटी फोर्स का क्या होगा हमारे पास है, इनर्शिया फोर्स और ग्रेविटी फोर्स का क्या होगा हमारे पास रेशियो है, उसको बोलते हैं फ्रॉड नंबर। फ्रॉड नंबर अगर इनर्शिया फोर्स का मतलब क्या होता है, एफ आई इक्वल टू एम ए न्यूटन सेकंड लॉ। एंड अगर हम ग्रेविटी फोर्स की बात करें, ग्रेविटी ग्रेविटी क्या होगी एम जी। अगर इस ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें तो ये आ जाएगा एफ आर इक्वल टू वी बाई रूट जी डी। अब डी ध्यान रखना, इसमें बहुत सारे लोग गलती करते हैं, बहुत सारी गलतियां होती है, क्योंकि डी होती है हाइड्रोलिक डेप्थ, जो कि अगर रेक्टेंगुलर चैनल के लिए बोले तो क्या हो गया डी इक्वल टू वाई। और अगर हम उसके लिए ट्रेंगुलर चैनल के लिए बोले तो वो निकाल सकते हैं हम y/2, ये आती है शायद, यही है, मैंने अभी तो बताया थोड़ी देर पहले, ये मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। अब फ्रॉड नंबर हमने बता दिया कि फ्रॉड नंबर क्या होता है, v/√g a/t, ये टॉप विड्थ है। ओके, एफ आर है हमेशा डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगी, कैसी क्वांटिटी होगी, डायमेंशनलेस। ओके, तो g इंटू डी क्या होता है, सेलरिटी, इसको बोलते हैं सेलरिटी ऑफ वेव, वेव की सेलरिटी। इस पे क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे हमारे पास जो नीचे होता है ये वाली वैल्यू होती है, इसको क्या बोलते हैं, सेलरिटी ऑफ वेव। ठीक है, सेलरिटी। क्रिटिकल फ्लो, क्रिटिकल फ्लो कब होगा, अगर फ्रॉड नंबर आपका 1 के बराबर होगा तो क्रिटिकल फ्लो होगा। सब क्रिटिकल फ्लो कब होगा, अगर फ्रॉड नंबर क्या होगा 1 से कम होगा, तब सब क्रिटिकल फ्लो। आप खुद बताइएगा एफ आर क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल डेप्थ के, यानी कि अगर क्रिटिकल मतलब फ्रॉड नंबर बड़ा होगा 1 से तो इसका मतलब डेप्थ कम होगा। यानी कि अगर सब सुपर क्रिटिकल फ्लो की बात करें, अगर फ्रॉड नंबर बड़ा है तो इसका मतलब क्या होगा, वेलोसिटी ज्यादा होगी। वेलोसिटी ज्यादा कब हो सकती है, जब डेप्थ कम होगी। इस केस में क्या होगा, सब क्रिटिकल फ्लो में फ्रॉड नंबर कम है, यानी कि वेलोसिटी कम है। जब वेलोसिटी कम होगी तो उस केस में डेप्थ क्या होगी, ज्यादा होगी। तो आपको ये डेटा याद रखना है। अब हाँ, जब भी हम इस चीज को सॉल्व करते हैं, जैसे फ्रॉड नंबर की बात करें, जैसे फ्रॉड नंबर है हमारे पास, फ्रॉड नंबर है ना, इस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डेप्थ के, y की पावर 3/2। तो कभी कभी ऐसा आ सकता है कि अगर इस सेक्शन पे मतलब इस डेप्थ पे फ्रॉड नंबर इतना है, तो बताओ इस डेप्थ पे कितना फ्रॉड नंबर होगा। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, f1 y1 की पावर 3/2 इक्वल टू f2 y2 की पावर 3/2। अब सेक्शन फैक्टर क्या होता है, जैसे कि मैंने बार बार बताता आ रहा हूँ, जब मैंने एफिशिएंट चैनल के बारे में बताया था, एफिशिएंट इकोनॉमिकल चैनल के बारे में बताया था, उस टाइम मैंने इसका जिक्र किया था, z इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट a की पावर 3t। ओके, तो a की पावर 3t, तो फर्स्ट हाइड्रोलिक एक्सपोनेंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट हाइड्रोलिक एक्सपोनेंट ये आ सकता है पेपर में, या जैसे प्री में पूछा जा सकता है, उसका होता है जेड स्क्वायर इक्वल टू C1 y की पावर m। अभी बताऊंगा मैं m क्या है।
अब जैसे जैसे बताता हूँ, मैं कोई एग्जांपल ले लेता हूँ, आपको समझ में नहीं आया होगा, बस ये ध्यान रखना, जेड स्क्वायर होता है, ठीक है, जेड स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, और कुछ नहीं किया हमने। अगर सेक्शन फैक्टर का स्क्वायर कर दे तो क्या मिलता है हमें? फर्स्ट हाइड्रोलिक एक्सपोनेंट। फर्स्ट हाइड्रोलिक एक्सपोनेंट क्या होता है? जेड स्क्वायर इक्वल टू सी वन वाई इक्वल एफ। जैसे फोर रेक्टेंगुलर चैनल के लिए एकदम से पेपर में आ गया, बताओ कि रेक्टेंगुलर चैनल के लिए फर्स्ट हाइड्रोलिक एक्सपोनेंट कितना होता है? तो आपको क्या करना है कि हमें इसमें सारी वैल्यू पुट करनी है, फिर इसके साथ कंपेयर करना है। तो जेड स्क्वायर इक्वल टू ए क्यू बाई टी। एरिया क्या होता है रेक्टेंगुलर चैनल का? बी इंटू एल, एल इंटू बी, बी इंटू एल, ओके। यानी कि बी इंटू वाई, अगर डेप्थ कितनी है इसकी, अगर कोई रेक्टेंगुलर चैनल है उसकी डेप्थ कितनी है? वाई है, विड्थ बी है, तो क्या आएगा? एरिया क्या? बी इंटू वाई। और टॉप विड्थ कितनी होगी? जितनी विड्थ नीचे उतनी टॉप विड्थ होगी, तो टॉप विड्थ कितनी है? बी से बी कैंसिल। तो एक बात बताओ, अब हमारे पास कितना बचा? इसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा है बी वाई स्क्वायर। अब इसकी तुलना मैंने किससे की है? जेड स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? सी वन वाई की पावर एम। जेड स्क्वायर इक्वल टू सी वन वाई की पावर एम, सी वन की वैल्यू कितनी है? बी, और वाई की वैल्यू, एम की वैल्यू कितनी है? दो। यही तो निकालना था हमने। तो फर्स्ट हाइड्रोलिक अगर एक्सपोनेंट बताए, इसका कितना आएगा? एक्सपोनेंट आएगा एम इक्वल टू थ्री। एम इक्वल टू कितना आएगा? देखो, अगर हमने बी वाई स्क्वायर नहीं होगा, क्यू होगा, सॉरी, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ठीक है, क्यू हो जाएगा, तो बी से भी कैंसिल, तो एम की पावर कितनी हो जाएगी? यहाँ पर आएगा थ्री। ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, ओके। तो ये क्या करना है? बी सी वन इक्वल टू बी, और वाई की पावर थ्री है, तो वाई की पावर थ्री, एम इक्वल टू थ्री हो गया। थ्री है फर्स्ट हाइड्रोलिक एक्सपोनेंट। अब हाँ, अगर कभी ये पूछे कि अगर कोई चैनल ऐसा है, सॉरी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपको दे दिया है कि देखो कोई भी आपका वो है, क्वेश्चन में ये दे दिया कि मतलब कि इसका बताओ फर्स्ट हाइड्रोलिक एक्सपोनेंट क्या होगा वाई की पावर एन का, ठीक है, तो आपने क्या करना है? कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे क्या इसका एरिया निकालना है, आपको एरिया निकालना तो आ ही जाएगा इसका। अगर मैं बोलूं कि एरिया ये दिया है पहले से, तो क्या है? ए की वैल्यू, हमने ए क्यू बाई जेड स्क्वायर निकालना है, ए क्यू बाई टी। ये ए क्यू कितना हो जाएगा? इसका क्यू कितना हो जाएगा? वाई की पावर थ्री एन बटे। अब यहाँ पे आ गई ना बात, जो मैंने आपको पहले बताया था, वो क्या? चैनल ऑफ फर्स्ट काइंड, चैनल ऑफ सेकंड काइंड। चैनल ऑफ फर्स्ट काइंड क्या होता है? अगर डी ए बाई डी वाई विद रिस्पेक्ट टू डेप्थ टी टॉप बिट के बराबर आता है, यानी कि जो वाई ए इक्वल टू वाई पावर एन है, इसका अगर हम वेरी की बात करें, यूनिफॉर्मली वेरी कर रहा होगा ना, मतलब हर सेक्शन पे यूनिफॉर्मली वेरी, ऐसा तो नहीं हो रहा ना कि जैसे सर्कल का होता है, पहले पहले बढ़ता है, बढ़ता है, फिर डेप्थ क्या हो जाती है? घटती घटती, एक बार बढ़ा फिर घटा, ये नहीं है। इसको बोलते हैं चैनल ऑफ सेकंड काइंड। लेकिन चैनल ऑफ फर्स्ट काइंड का मतलब क्या होता है? अगर एरिया का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डेप्थ करते तो वो टॉप विड्थ देता हमेशा। अब आप बताओ, अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं एरिया का विद रिस्पेक्ट टू टॉप वाई, तो क्या आएगा? आप बोलेंगे डी ए वाई डी वाई आएगी एन वाई की पावर एन माइनस वन। तो एन वाई की पावर एन माइनस वन यहाँ पे पुट कर दो, एन वाई की पावर एन माइनस वन, ओके। अब क्या करना है कि देखो, अब इसके बाद इसको मैं वाई वाले को ऊपर ले जाऊंगा तो कितना आएगा? ये तो वन बाई एन ऐसे ही रहने दो, तो वाई की पावर कितने? थ्री एन है, और वाई की पावर कितने होगी? माइनस एन प्लस वन। बस आपको ये ध्यान देना है। अब आ गया, ये आ गया वन बाई एन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, टू एन प्लस वन। अब मैं आपसे पूछूं कि एम की वैल्यू कितनी है, तो आप बताएंगे सर एम की वैल्यू कितनी है? टू एन प्लस वन। ध्यान रखना, और कांस्टेंट की वैल्यू, इससे कोई मतलब नहीं हमारे को। सी वन की वैल्यू कितना है? वन बाई एन। तो आपको ये ध्यान रखना, अगर कल के दिन वो बता दे एरिया कितना है, ए की पावर कितनी है? फोर, वाई की पावर कितनी है? फोर, तो उस केस में क्या करना है? फोर रख देना, नाइन आ जाएगा आंसर। अब देखते हैं कन्वीनियंस इक्वेशन ऑफ चैनल। कन्वीनियंस क्या होता है? जैसे कि हम मेनिक्स इक्वेशन के अकॉर्डिंग जानते हैं, मेनिक्स इक्वेशन क्यू इक्वल टू वन बाई एन आर की पावर टू बाई थ्री, आर की पावर टू बाई थ्री, एस की पावर वन बाई टू, ओके, एस पावर वन बाई टू इंटू एरिया, ओके। तो ये हो गया मेनिक्स इक्वेशन। अगर इसमें देखें कि जो हमारे पास कन्वीनियंस होता है वो हमेशा कितना होता है? वन बाई एन ए आर की पावर टू बाई थ्री। कन्वीनियंस होता है वन बाई एन ए आर की पावर टू बाई थ्री, ओके। और जो हमारा डिस्चार्ज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कन्वीनियंस, मतलब अगर कन्वीनियंस ज्यादा होगा, मतलब उस केस में क्या डिस्चार्ज करने की कैपेसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो आपको ये बात ध्यान देना। या ऐसे भी है, इसको हम लिख सकते थे क्यू एस नॉट, ओके। अब मैंने एस नॉट क्यों लिखा? मैं तो वो भी लिख सकता एस नॉट ही, ये तो एनर्जी स्लोप होती है। यूनिफॉर्म फ्लो के केस में ये कांस्टेंट रहती है ना, एस नॉट और एस एफ बराबर होता है, और एस नॉट एस एफ एस डब्ल्यू बराबर इक्वल रहते हैं। तो ये इस तरह से मैं लिख सकता हूँ। अब जब जैसे मैं ये प्रोपोर्शन साइन हटाऊंगा, मतलब ये तो कांस्टेंट क्या है? के है। के तो आपको पता है कि वन बाई एन ए आर पावर टू बाई थ्री है। तो जितना ही के हो ज्यादा होगा उतना ही डिस्चार्ज करने की
ज्यादा होगी। अब है सेकंड हाइड्रोलिक एक्सपोनेंट। सेकंड हाइड्रोलिक एक्सपोनेंट क्या होता है, अगर हम कन्वीनियंस का स्क्वायर कर देते हैं हमें तो सेकंड हाइड्रोलिक एक्सपोनेंट निकलता है, निकाल मतलब वहां से हमें मिलता है। तो जैसे हम किसी भी चैनल का निकालते, रेक्टेंगुलर चैनल का निकालते और चैनल का आप निकाल सकते हो, तो हम जानते हैं कि सबसे पहले रेक्टेंगुलर चैनल के लिए के तो सबके लिए कांस्टेंट है क्या, 1/n ए आर की पावर 2/3। किसके लिए निकाल रहा हूं मैं, रेक्टेंगुलर चैनल, वाइड रेक्टेंगुलर चैनल के लिए। ओके, तो आप ट्रेंगुलर भी निकाल सकते हैं, ट्रेपेजोइडल के लिए निकाल सकते हैं। 1/n ऐसे रहने दो, एरिया क्या होगा आप बोलेंगे, अगर इसकी लेंथ कितनी है, सॉरी विड्थ बी है और डेप्थ वाई है, ओके, तो बी इंटू वाई। अब बी इंटू वाई है 1/n ए, बी इंटू वाई है तो बी इंटू वाई, वाई तो ऐसे रहेगा। ओके, अब आर की पावर ए बाई पी, ए बाई पी उस केस में आर हमेशा वाई के बराबर होता है, पावर 2/3। मैं बता रहा हूँ अभी, मैं बताता हूँ आपको क्या क्या चल रहा है यहाँ पे। अब एक बात बताओ, उससे पहले मुझे एक कॉन्सेप्ट आपको बताना पड़ेगा। जैसे हम बोलते हैं कि देखो वाइड रेक्टेंगुलर चैनल, वाइड रेक्टेंगुलर चैनल का मतलब आपको मैं यहाँ पे समझाता हूँ। उससे पहले मुझे समझा दो वाइड रेक्टेंगुलर चैनल ही, क्योंकि अगर मैंने वाइड रेक्टेंगुलर चैनल समझा दे तब आप समझ पाओगे कि जब आपने वाइड रेक्टेंगुलर चैनल में समझा लूंगा तो आप समझ जाओगे कि आपने आर की जगह पे मैंने वाई क्यों पुट किया। जैसे माना ये कोई हमारे पास रेक्टेंगुलर चैनल है, बिल्कुल है, इसकी डेप्थ कितनी है, वाई है, यहाँ तक पानी फ्लो क्या है, फुल है। ओके, तो हम जानते हैं कि वाइड रेक्टेंगुलर चैनल का मतलब कि विड्थ क्या होगी, बड़ी 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 वाई से। ओके, तो हम जानते हैं आर इक्वल टू क्या होता है, ए बाई पी है ना, वेटेड एरिया बाई वेटेड एरिया इक्वल टू क्या होता है, बी बाई वाई होगा। पेरीमीटर क्या होगा, आप बोलते 2y, 2y प्लस बी। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, अगर मैं b को कॉमन लाऊं ऊपर से और नीचे से, अगर मैं b, यस वैसे तो ये भी जीरो हो जाएगा, वैसे ही b कॉमन लाऊं तो कितना आएगा, तो आप बताएंगे जब कॉमन लाओ तो कॉमन लाओ ना, बी वाई तो रहने दो ऐसे ही भाई, b कॉमन लाओ, देखो ये आएगा 2by b प्लस 1। अब आप बताओ 2y, ये दिख रहा ना सही से, तो 2y/b। अब b बहुत बड़ा है, अगर आप बहुत बड़े वैल्यू से बहुत छोटे वैल्यू को y को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, ये तो जीरो आएगा, ये वाला टर्म जीरो आएगा। जब ये वाला टर्म जीरो आएगा तो b की मल्टीप्लाई किससे करनी पड़ेगी, 1 से, तो b आएगा, तो b से b कैंसिल आएगा, तो क्या आएगा, यानी कि b बट्टे b आएगा तो 1 आएगा। मैंने क्या बोला कि देखो जब बी वाई ऊपर बचा ना, बी वाई सॉरी 2y/b बचा। अब b बहुत बड़ा है, मतलब किसकी तुलना में, डेप्थ की तुलना में भी बड़ा है, तो जब बड़ी सी वैल्यू से हम छोटी सी वैल्यू को डिवाइड करते तो क्या आता है, जीरो के अप्रोक्स, ये तो जीरो आएगा। ठीक है, अब इसकी क्या बचा, बी की मल्टीप्लाई यहाँ कर तो 1 आ गया, सॉरी वाई आ गया, ये बी वाई था, ऊपर भी बी वाई है तो वाई आ गया। यानी कि हम बोल सकते हैं कि आर हाइड्रोलिक डेप्थ है ना, वाइड रेक्टेंगुलर चैनल में क्या होती है, वाई के बराबर। ये बात आपको ध्यान देना है। जैसे इसको सॉल्व करते हैं हम, के स्क्वायर निकालें, जैसे मैंने के बताया था अभी आपको, रेक्टेंगुलर चैनल के लिए कर रहा हूं मैं कि सेकंड हाइड्रोलिक एक्सपोनेंट फॉर रेक्टेंगुलर चैनल कितना होता है, तो के इक्वल टू हमारे पास क्या था, 1 है ना, ए को हम बी वाई लिख सकता हूँ, अब तो लिख सकता हूँ बिल्कुल, आर को क्या लिख सकता हूँ, वाई लिख सकता हूँ बिल्कुल, क्यों, क्योंकि ये वाइड रेक्टेंगुलर चैनल है। वाइड रेक्टेंगुलर चैनल, कभी ये मत करना कि कभी कभी पेपर में ये भी हो जाता है कि हमें दिया होता है कि 4 मीटर वाइड रेक्टेंगुलर चैनल, तो वो वाइड नहीं है, वहां पे आर इक्वल टू वाई नहीं होगा, वो तो 4 मीटर उसने फिक्स कर दिया कि विड्थ है, हम ये सोचते कि वाइड है। अगर ऐसे दिया होगा कि अ वाइड रेक्टेंगुलर चैनल, तो उस केस में आप वाइड मतलब बहुत चौड़ा है, ठीक है, रेक्टेंगुलर चैनल, उस केस में आप लगा सकते हैं आर इक्वल टू वाई। लेकिन अगर कुछ फिक्स वैल्यू दे दी है, 4 मीटर लंबा है, 4 मीटर चौड़ा है, 5 मीटर, 5 मीटर विड्थ है उसकी, तो वो थोड़ी वाइड है, उस केस में आर इक्वल टू वाई नहीं होगा। ओके, तो आप ध्यान देना। तो देखो जैसे ये वाइड रेक्टेंगुलर चैनल, ये बी है और ये वाई है, ये फ्लो हो रहा था यहाँ तक। ओके, तो आपने क्या करना है, इसमें डाल दो ये वाली वैल्यू एंटी। एक चीज और थी क्या, 1/n बी वाई, हाँ बिल्कुल सही है, 2/3। इसको सॉल्व करते हैं तो कितना है, 1/n बी, ये तो कांस्टेंट आ गई, किसकी वैल्यू आई, C2 की वैल्यू आएगी, y की पावर कितना है, इसको और इसको जब सॉल्व करें तो कितना, 5/3। अब क्या करना है, के स्क्वायर, मतलब सेकंड हाइड्रोलिक एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है, के स्क्वायर कर दो, इसका पूरे का स्क्वायर कर दो, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, इसका चाहे कितनी बार आप स्क्वायर कर लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। y की पावर 5/3 का होल स्क्वायर। अब जब होल स्क्वायर हो गया तो यानी कि कितना आएगा, ये तो 1/n स्क्वायर, बी स्क्वायर आ गया, y की पावर 10/3। यानी कि इसकी और इसकी तुलना करो, इसकी और इसकी तुलना करो n, और या इसकी पूरे की तुलना करो, के स्क्वायर की जगह ये रखो, C2 की वैल्यू कितनी आएगी ये, और n की वैल्यू कितनी आई, 10/3, n इक्वल टू 10/3। तो यही है वैल्यू किसकी, सेकंड एक्सपोनेंट, सेकंड हाइड्रोलिक एक्सपोनेंट की वैल्यू ये है। अब आगे देखते हैं हम,
अब अगला चैप्टर है हमारे पास कौन सा, रैपिडली वेरिड फ्लो। अगला चैप्टर है हमारे पास रैपिडली रैपिडली वेरिड फ्लो। उसका मतलब क्या होता है, फ्लो चेंज सब क्रिटिकल क्या सुपर क्रिटिकल टू सब क्रिटिकल। इसमें ना जो फ्लो की डेप्थ है, मतलब लेवल ऑफ वाटर क्या होता है, एकदम से चेंज हो जाता है, एकदम से पहले कम था एकदम से बढ़ गया, ठीक है, उसको बोलते हैं रैपिडली वेरिड फ्लो। फ्लो चेंज सुपर क्रिटिकल टू सब क्रिटिकल। इसमें जो फ्लो चेंज होता है वो सुपर क्रिटिकल से कहां होता है, सब क्रिटिकल। अब्रप्ट राइज इन वाटर लेवल विद फॉर्मेशन ऑफ टर्बुलेंस रोलर, ठीक है, ये है टर्बुलेंस रोलर। ये इस तरह से, ये टर्बुलेंस रोलर है। इसमें क्या होगा कि जब भी एकदम से वाटर चेंज होगा, वाटर का लेवल चेंज होगा, खुद सोचो जरा, अगर कोई भी चीज, अगर कोई चीज आराम से चेंज हो रही है तो वो तो हम बता नहीं सकते, टर्बुलेंस उसका बहुत, उसमें बहुत कम होगा। आपने कभी देखा जब फ्लड होता है, मतलब बारिश में क्या होता है, बारिश के टाइम में जब मतलब कहीं भी मतलब नदी भी देखी होगी, नदियों में क्या चलता है, टर्बुलेंस, एकदम से वाटर इस तरह से क्या करता है, जंप करता है, उसको ये एक तरह से हाइड्रोलिक जंप कहते हैं। तो ये क्या है कि एकदम से एब्रप्टली वाटर लेवल में चेंजिंग आना, उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिक जंप कहते हैं, ठीक है। अब एक बात बताओ, यहाँ से जब वाटर माना कि यहाँ से फ्लो हुआ, ये फ्लो हुआ इस तरह से, और उस केस में क्या होता है, उस केस में लार्ज स्केल में एडीज बनती है, उस केस में लार्ज स्केल में एडीज बनती है, जिसमें मतलब कि क्या वाटर का लेवल एकदम से चेंज होता है, वाटर फ्लो हुआ था इस डायरेक्शन। तो उस टाइम डेप्थ क्या थी, वाई वन, क्या पता इस टाइम यूनिफॉर्म फ्लो, उस टाइम जो डेप्थ मतलब फ्लो होगा वो सुपर क्रिटिकल फ्लो होगा। सुपर क्रिटिकल फ्लो का मतलब क्या होता है, फ्लॉट नंबर एक से ज्यादा यानी कि वेलोसिटी ज्यादा, जब वेलोसिटी ज्यादा है ज्यादा है और डेप्थ क्या होगी उस केस में, कम होगी। अब डेप्थ क्या थी, वाई वन थी। अब जब वाई वन थी, अब यहाँ से क्या है, एकदम से टर्बुलेंस, मतलब एकदम से क्या होता है, रैपिडली, मतलब ग्रेजुअली, एक तो होता है ग्रेजुअली, एक होता है रैपिडली। अभी रैपिडली क्या वाटर लेवल में चेंजिंग आ गई, ये वाटर लेवल में एकदम से चेंजिंग आई, उसी के कारण से ये क्या हो, क्या फॉर्म हुए थे, रोलर्स फॉर्म हुए, और उस केस में वाइट हुए, जब मतलब मैक्सिमम हाइट तक गया तो उस टाइम क्या वाइट हुए। अब क्या, अब ये तो सुपर क्रिटिकल फ्लो था यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि वाई वन डेप्थ है। अब वहां जाके क्या होता है, सब क्रिटिकल फ्लो हो जाएगा, क्योंकि वाई टू डेप्थ है, वाई टू डेप्थ ज्यादा होगी ना, डेप्थ सब क्रिटिकल में बदल गया है। तो सुपर क्रिटिकल से सब क्रिटिकल में कहां से कहां तक बदला है, जो यहाँ से यहाँ, तो इसके बीच की अगर हम बताएं कि, अगर हम बताएं कि हाइट ऑफ जंप कितनी होगी, अगर हम हाइट ऑफ जंप की बात करें तो आप बताएंगे सर, अरे इसमें से इसको माइनस करो ना, इतना जंप हुआ वाटर, ठीक है, अब ये होगा वाई टू माइनस वाई वन। अगर इसमें पूछे हैं कि ये बताओ कि लेंथ ऑफ जंप कितना होगा, एल जे कितना होगा, वाई टू माइनस 6.9, वाई टू माइनस वाई वन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपको याद रखना है। ओके, तो रैपिडली वेरिड फ्लो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है गेट और आईएएस के लिए।